अदरवर्ल्ड मैनेजमेंट मैनुअल अध्याय 286 मस्केटियर। एक रात में पूरी सेना का सफाया हो गया। अगले दिन इसाबेल ने होनगे शहर में एक भव्य बैठक आयोजित की और सभी कुलीन लोग जो आ सकते थे आए। राजधानी के पतन के बाद से ये दूसरी आधिकारिक अदालती बैठक है। पहली बार ऐसा तब हुआ था जब महान सामंत होनगे शहर में आए थे। इस समय बैठक का मुख्य विषय बक साम्राज्य के उत्तराधिकारी का मुद्दा था। बक राज्य के कानून के अनुसार महामहिम राजा के रिश्तेदारों को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त है। प्राथमिकता के अवरोही क्रम में वे राजा के पुत्र, पत्नी, पुत्री, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन और छोटी बहन हैं। विद्रोही ओरान के अलावा वर्तमान में कैरी साम्राज्य में केवल 4 निकटतम परिवार के सदस्य बचे हैं, अर्थात उसकी पत्नी इसाबेल, बेटियां एनी और अन्ना तथा बहन डेलिया। पहले बाहरी और आंतरिक परेशानियों के कारण हर कोई इन चीजों की परवाह नहीं करता था। आखिरकार क्या बक किंगडम अस्तित्व में रह सकता है, यह अभी भी एक सवाल है। अब जबकि झांग फैंग ने गामा साम्राज्य को नष्ट कर दिया है, बक साम्राज्य अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है और राजा के लिए उम्मीदवार का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसाबेल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और वह स्वाभाविक रूप से बक किंगडम की नई मालिक बन गई। इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की, जो कि सभी देखना चाहते थे, अन्यथा वे इसाबेल के आह्वान का जवाब नहीं देते। हालांकि बक किंगडम के इतिहास में कोई भी महिला राजा नहीं है, जिसके कारण राजा कैरी के पास एक भी पुरुष राजा नहीं बचा। वास्तव में इसाबेल को राज्य का पद नहीं चाहिए था। वह जानती है कि वह कितनी योग्य है और वह नहीं सोचता कि वह राजा बनने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। हालांकि वह ऐसा नहीं चाहती थी, न ही राजकुमारी एनी और अन्ना और न ही डेलिया। सिद्धांत रूप में यदि इसाबेल सिंहासन को विरासत में लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वह त्याग कर सकती है, लेकिन समस्या यह है कि ये कुछ लोग जो त्यागने के योग्य हैं, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कानून के अनुसार यदि वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सर्वोच्च प्राथमिकता वाले व्यक्ति को गद्दी संभालने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो ये सिंहासन इसाबेल को लेना होगा। आज इसाबेल का राज्याभिषेक समारोह है। सभी कुलीनों के समर्थन से इसाबेल को आधिकारिक रूप से ताज पहनाया गया। अब से उन्हें महामहिम महारानी नहीं बल्कि महामहिम महारानी कहा जा सकेगा। राज्याभिषेक समाप्त होने के बाद दोपहर हो चुकी थी, लेकिन बैठक अभी भी चल रही है। चूंकि बक किंगडम का नया मालिक है, इसलिए उन्हें ड्रैगन मंत्रियों से कुछ लाभ मिलना चाहिए। ये वह चीज है जिसका सभी को सबसे अधिक इंतजार है। लेकिन उससे पहले ही इसाबेल ने अचानक एक निर्णय की घोषणा कर दी। क्योंकि यह राजा अस्वस्थ है, इसलिए वह बक साम्राज्य के आंतरिक और बाहरी मामलों का नेतृत्व करने में अस्थायी रूप से असमर्थ है। इसलिए मैंने ग्रैंड ड्यूक झांग फैंग को फिलहाल ये काम करने के लिए नियुक्त किया है। समय अस्थायी रूप से 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। अब से ग्रैंड ड्यूक झांग फैंग का आदेश मेरा आदेश है। जैसे ही यह खबर सुनाई गई, वहां सन्नाटा छा गया। हर कोई झांग फैंग को ईर्ष्या और जलन से देख रहा था। झांग फैंग ने सोचा कि उसका विरोध किया जाएगा, लेकिन हर कोई सिर्फ उसकी ओर देखता रहा और कोई भी उसके विपरीत गाने के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार हर कोई बेवकूफ नहीं है। झांग फैंग ने उनकी वर्तमान स्थिति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। रानी ने घोषणा की कि झांग फैंग को अस्थायी रूप से होस्ट किया जाएगा, जो एक अच्छा तरीका भी है। ऐसा लगता है कि आने वाले वर्ष में मुझे झांग फैंग के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। सभी ने झांग फैंग को एक दयालु मुस्कान दी। एस्क्रो कारोबार को अपने हाथ में लेते हुए झांग फैंग को स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करनी होगी। इन कुलीनों को, जिन्होंने शुरू से ही उनकी शरण ली थी, स्वाभाविक रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अब चूंकि बक किंगडम इतना बड़ा हो गया है, इसलिए क्षेत्रफल ही पर्याप्त है। हर महानुभाव तब मुस्कुराएगा जब उसे वह मिलेगा जो वह चाहता है। भविष्य में इन रईसों के बीच दूसरे ओरान को आने से रोकने के लिए झांग फैंग ने विशेष रूप से पर्यवेक्षक नामक एक पद की व्यवस्था की। प्रत्येक निजी डोमेन में निरीक्षक होंगे,
और उनके कर्तव्य बहुत सरल होंगे। वे किसी भी प्रबंधन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि विद्रोह को रोकने के लिए केवल इन रईसों की निगरानी करते हैं। निरीक्षक सीधे राजा का आदेश मानता है तथा अन्य कुलीनों का निरीक्षक पर कोई अधिकार नहीं होता। जहां तक पर्यवेक्षकों की संख्या का सवाल है, झांग फैंग ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा कि कम से कम 2 पर्यवेक्षक होने चाहिए, एक उज्ज्वल और एक अंधेरा। ये स्पष्ट रूप से रईसों के सिर पर लटका हुआ चाकू है, लेकिन कोई भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं करता है। आखिरकार झांग फैंग का कारण बहुत सीधा है, किसी को ओरान की तरह विद्रोह करने से रोकना। यदि आप इसका विरोध करने का साहस करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वीकार करते हैं कि आप में विद्रोह है? यद्यपि इस घटना से रईसों को थोड़ा सा झटका लगा, फिर भी कुल मिलाकर उन्हें बहुत लाभ हुआ और किसी ने भी इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। समय तेजी से उड़ता है। सुदूर उत्तरी भाग सर्दियों के सबसे ठंडे समय में प्रवेश कर चुका है। वे सभी कुलीन लोग अपने अपने क्षेत्रों को लौट गए हैं और सुदूर उत्तर में अब बहुत कम लोग बचे हैं। यद्यपि लोग कम हैं, फिर भी चहल पहल पहले से कहीं अधिक है। आखिरकार वर्तमान सुदूर उत्तर में विकास की गति रॉकेट की सवारी के समान ही तेज है। हीटिंग, फुटपाथ, रेलगाड़ियां, ऊंची इमारतें आदि सुदूर उत्तर में लोकप्रिय हो गई हैं। अब यहाँ की स्थिति अन्य किसी भी स्थान से बेहतर है, सिवाय इसके कि सर्दियों में यहाँ थोड़ी अधिक ठंड होती है। जब कुलीन लोग चले गए तो वे सभी अनिच्छुक दिखे। उनकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि इसाबेल भी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। झांग फैंग ने लोगों को भगाया नहीं। कोई बात नहीं, अब वे भी महारानी हैं, इसलिए उन्हें अपनी इज्जत बचानी होगी। जब फैंग ने बकलैंड के मामलों को अपने हाथ में लिया तो उसे पता चला कि यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान था, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था यह है कि राजा सभी कुलीनों को नियंत्रित करता है और फिर कुलीन लोग स्थानीय प्रशासन को नियंत्रित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा को केवल अपने निकटतम अधीनस्थों की देखभाल करने की आवश्यकता होती है, बाकी की देखभाल करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं होती। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि राजा इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। झांग फैंग की मौजूदा ताकत के साथ कोई भी उसके आदेशों की अनदेखी करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन यह उसके लिए आवश्यक नहीं है। जब तक समाज स्थिर है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम क्या है। झांग फैंग परवाह नहीं करता है। लेकिन ऐसा हुआ कि झांग फैंग स्थिरता चाहते थे, लेकिन अन्य लोग नहीं चाहते थे। एक अर्ल की हत्या कर दी गई और उसके इलाके को लूट लिया गया। क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? झांग फैंग ने इसाबेल को देखा और पूछा। उसने इसाबेल से बक के राज्य को अपने नियंत्रण में लेने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन जब बड़े काम की बात आए तो उसके पास मत आना। अब सवाल ये है कि इसमें बड़ी बात क्या है? यही वो चीजें हैं जो इसाबेल के लिए मुश्किल और निर्णय लेने में मुश्किल बनाती हैं, जैसे कि अभी। मुझे नहीं पता, लेकिन अर्ल का क्षेत्र हमारे और लुओयान साम्राज्य के बीच जंक्शन पर है। अब कुछ रईसों और यहाँ तक कि जनता को भी खबर पता चल गई है। इसाबेल के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका मतलब साफ था, ये संभवतः लुओयान साम्राज्य द्वारा किया गया था। इसीलिए वह अपना मन नहीं बना पा रही है। अब जबकि बक किंगडम स्थिर हो गया है और सब कुछ किए जाने का इंतजार कर रहा है, तो उसे लगता है कि स्थिर विकास के लिए यह एक पूर्वापेक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर लुओयान साम्राज्य ने वास्तव में ऐसा किया, अगर उसने तदनुसार कार्य नहीं किया, तो इससे न केवल दूसरों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि लोगों को भी निराशा होगी, ये सोचकर कि उनका नया राजा एक कमजोर व्यक्ति था। इसीलिए उसने झांग फैंग की राय पूछी। मैं पहले किसी से जांच करने को कहूँगा। भूल जाइए, जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि खबर आ चुकी है, तो फिर चाहे वे हों या नहीं, दोष तो उन्हें ही लेना होगा। झांग फैंग मूल रूप से गति धीमी करना और लुओयान साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन चूंकि यह संयोगवश हुआ, इसलिए किसी दिन को चुनने के बजाय सूर्य पर हमला करना बेहतर होगा। हाँ, आपका मतलब क्या है? इसाबेल को कुछ समझ नहीं आया।
चूंकि लोगों में खबर फैल चुकी है, इसलिए हमें अपनी कायरता नहीं दिखानी चाहिए। क्या यह आग की लपटों का साम्राज्य नहीं है? यह नष्ट हो जाएगा। झांग फैंग ने कंधे उचका दिए। क्या? इसाबेल थोड़ा स्तब्ध थी। क्या एक छोटे से अर्ल का जीवन राष्ट्रीय युद्ध का कारण बन सकता है? उसका मूल इरादा पहले कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से बातचीत करना था और फिर लुओयान साम्राज्य से हथियारे और मुआवजे के लिए पूछना था। आप झांग फैंग तक कैसे पहुंचे और तुरंत लड़ाई शुरू कर दी? यद्यपि उसने पहले भी गामा साम्राज्य को हराया था, झांग फैंग ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस समय हमला किया था जब गामा साम्राज्य और लुओयान साम्राज्य की मुख्य सेना लड़ रही थी और रणनीति के द्वारा जीत हासिल की थी। अब चूंकि मुख्य भूमि में केवल 2 देश बचे हैं, लुओयान साम्राज्य निश्चित रूप से उनकी रक्षा कर रहा है और उन्हें फिर से यह अवसर देना असंभव है। इसाबेल को इस बात पर थोड़ा कम भरोसा था कि वो फॉल्नर फ्लेम्स का साम्राज्य जीत पाएगी या नहीं। लेकिन झांग फैंग के लिए गामा साम्राज्य और लुओयान साम्राज्य दोनों ही उसके दिल में एक ही स्तर के हैं। चूंकि गामा साम्राज्य सहमत हो सकता है, इसलिए लुओयान साम्राज्य को गोली मारने में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। ये सिर्फ इस बात का मामला है कि वह चाहता है या नहीं। मूल रूप से उसने लुओयान साम्राज्य को कुछ समय के लिए रहने देने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, इसलिए उसे दोष न दें। तब बक किंगडम, जो कुछ समय से शांत था, अचानक फिर से जीवंत हो गया। रेडियो के माध्यम से झांग फैंग ने इसाबेल के नाम पर सभी रईसों को एक निश्चित अनुपात में लुओयान साम्राज्य पर हमला करने के लिए सेना भेजने के लिए बुलाया। सरदार भी बहुत उलझन में हैं। क्या उन्होंने पहले कुछ समय तक स्थिर रहने का वादा नहीं किया था? फिर उन्होंने फिर से लड़ाई क्यों शुरू कर दी? हालांकि इसाबेल की तुलना में ये कुलीन लोग अधिक निर्णायक थे। झांग फैंग सैनिक चाहता है, देना, जितना चाहो उतना दो। यहाँ तक कि कुछ छोटे रईसों को भी डर था कि झांग फैंग सैनिकों को अपने हाथों में नहीं लेना चाहेगा। वे खुद ट्रेन से होंगे शहर पहुंचे ताकि इस सेना में उनके अपने लोग हों। जहाँ तक सवाल है कि हर कोई ऐसा क्यों है, तो इसका कारण बहुत सरल है। मांस खाने के लिए झांग फैंग का अनुसरण करें। पिछली बार जब मैं गामा किंगडम गया था, तो हितों को इस आधार पर विभाजित किया गया था कि उनमें से प्रत्येक ने कितना योगदान दिया। जितना अधिक योगदान, उतना अधिक लाभ। इसके अलावा उस समय कई रईस झांग फैंग के साथ गए थे और वे जानते थे कि झांग फैंग के सैनिकों की ताकत कितनी भयानक थी। हालांकि लुओयान साम्राज्य बहुत मजबूत है, क्या झांग फैंग 1 लाख की सेना का सफाया करने के लिए 300,000 की सेना के साथ मजाक कर रहा है? जब तक ड्यूक झांग फैंग अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हैं, वे निश्चित रूप से जीतेंगे। भर्ती प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से संपन्न हुई। महज आधे महीने में ही पूरे 10 लाख सैनिक झांग फैंग को सौंप दिए गए। इन सैनिकों में पिछले गामा देश के वंशज, साथ ही नवनियुक्त सैनिक शामिल हैं और निश्चित रूप से पिछले युद्ध में भाग लेने वाले अनुभवी सैनिक भी शामिल हैं। बक किंगडम के वर्तमान आकार और जनसंख्या के साथ 10 लाख सैनिकों के साथ आना आसान होगा। यहाँ तक कि अगर झांग फैंग ने कहा तो 2 मिलियन या 3 मिलियन कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार, जब तक पर्याप्त रुचि है, वे कुदाल भी ले सकते हैं। लेकिन झांग फैंग को इतनी जरूरत नहीं है। लुओयान साम्राज्य ने पहले भी बहुत से कुलीन लोगों को खो दिया है और इसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब भले ही यह फिर से सैनिकों की भर्ती करता है, लेकिन प्रशिक्षण का समय इतना कम है, यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। जहां तक झांग फैंग के नेतृत्व वाली 10 लाख सैनिकों वाली सेना का सवाल है, तो ये भी भर्ती का मामला है। झांग फैंग केवल इतना ही कह सकते हैं, क्षमा करें, हथियारों का अंतर बहुत बड़ा है और इसे लोगों की संख्या से पूरा नहीं किया जा सकता। लाखों सैनिकों में से केवल 100,000 झांग फैंग के थे। इन 100,000 सैनिकों में परिचित रथ सेना, भेड़िया घुड़सवार सेना और ऑक सेना के अलावा 2 नए शब्द हैं, वायुसेना सेना, मस्कटिया सेना। जैसा कि नाम से पता चलता है,
वायुसेना कोर एक रेजिमेंट है जो हवाई जहाज़ों से बनी है। इसका मुख्य कार्य कुछ मूल्यवान सामग्रियों का परिवहन करना और बम गिराना है। झांग फैंग युद्ध के मैदान पर ऐसे घरेलू बमों की भूमिका के बारे में बहुत स्पष्ट हैं, इसलिए वायुसेना को उनके द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। जहां तक मस्केटियर कोर का प्रश्न है, इस कोर के सैनिकों के हाथों में अब तलवार और भाले जैसे ठंडे हथियार नहीं हैं, बल्कि गर्म हथियार हैं, मस्कट। बेशक झांग फैंग के लिए सभी आधुनिक आग्नेयास्त्रों को लाना असंभव था। उसने एक फ्लिंटलॉक बंदूक का इस्तेमाल किया। फ्लिंटलॉक बंदूक की मूल संरचना हथौड़े पर चकमक पत्थर के प्रहार से चिंगारी उत्पन्न करना है जो बारूद को प्रज्वलित करती है। इस तरह की बंदूक की उत्पादन प्रक्रिया सरल है। कई प्रयोगों के बाद झांग फैंग ने इसे बनाया। गोला बारूद बनाना भी आसान है। प्रक्षेप्य को लपेटने और थूथन में फिट करने के लिए चिकनाई लगी हुई लिनन या हिरन की खाल की चादरों का उपयोग करें। बेशक इस तरह की बंदूक सटीकता, शक्ति या आग की दर के मामले में आधुनिक आग्नेयास्त्रों के लिए अतुलनीय है, लेकिन जो लोग अभी भी दूसरी दुनिया में ठंडे हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक आयामी कमी झटका है। हालांकि धनुष और तीर की तुलना में इस फ्लिंटलॉक बंदूक में ज्यादा फायदे नहीं हैं। शूटिंग दूरी कम है और पुनः लोड करने की गति धीमी है। लेकिन उसके पास एक फायदा यह है कि धनुष और बाण की तुलना नहीं की जा सकती, यानी थोड़े से प्रशिक्षण के साथ मस्केटियर युद्ध के मैदान में जा सकता है। और तीरंदाजों को न केवल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो 3 से 5 वर्ष और प्रशिक्षण के लिए कई दशकों तक का समय ले सकता है। फ्लिंटलॉक बंदूक की सीखने की लागत क्रॉसबो की तुलना में बहुत कम है। इन फ्लिंटलॉक बंदूकों के साथ झांग फैंग एक अजेय रणनीति का उपयोग कर सकता है, विस्फोट। जब तक आप एक इंसान हैं, जब तक आप बंदूक पकड़ सकते हैं, आप युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। जब तक उसके हाथ में पर्याप्त बंदूकें हैं, वह पूर्णतः अजेय है, जब तक कि दूसरे पक्ष के पास सामूहिक विनाश के हथियार न हों। बक किंगडम में अब और कुछ नहीं है, लेकिन लोग बहुत हैं। झांग फैंग को केवल 10 लाख लोगों की आवश्यकता है। इसका कोई अन्य कारण नहीं है, बल्कि केवल इसलिए कि उसके हाथ में ज्यादा बंदूकें नहीं हैं और लोगों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इन हजारों बंदूकधारियों को शिक्षक बनने के लिए कहा, जिनमें से प्रत्येक को 1 दर्जन से अधिक प्रशिक्षुओं का नेतृत्व करना था, और प्रशिक्षण का समय लगभग 1 सप्ताह था। 1 सप्ताह बाद लाखों बंदूकधारियों की सेना फिर से तैयार है। पतन राजा थोड़ा घबरा गया। वह भी मोहित हो गया और उसने मंत्री की सलाह मान ली और बक के राज्य का परीक्षण करने चला गया। आखिर बक किंगडम ने गामा किंगडम को तबाह किए हुए कुछ ही समय हुआ है। ये तो बनता है कि कुछ हलचल होनी चाहिए। इस महाद्वीप में सिर्फ 2 देश बचे हैं और उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। परिणामस्वरूप जासूसों की रिपोर्ट के अनुसार बक ने देश में कोई भी सैन्य टुकड़ी नहीं भेजी, यहाँ तक कि सैनिकों को प्रशिक्षण भी नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। क्या ऐसा हो सकता है कि हाथापाई के दौरान उन्हें भी भारी नुकसान हुआ हो? अब सैनिकों की भर्ती भी नहीं कर सकते? जन्म से ही फेंकी जा सकने वाली ऐसी शक्तिशाली वस्तु एक बार की वस्तु हो सकती है, और ऐसा अनुमान है कि अब उसका उपयोग हो चुका है। अन्यथा वे लुओयान साम्राज्य पर हमला करने क्यों नहीं आए? दूसरे दृष्टिकोण से सोचे तो, अगर मैं बक किंगडम की स्थिति में खड़ा होता हूँ, तो इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ मैं लुओयान किंगडम को कभी नहीं बख्शूंगा। महाद्वीप का वर्चस्व आपके सामने है। जब तक कि केवल एक ही संभावना न हो, अर्थात दूसरे पक्ष के पास उन पर हमला करने की क्षमता न हो। ध्यान से सोचने पर यह बात बहुत उचित भी लगती है। आखिरकार बक किंगडम शुरुआत में एक दुश्मन 2 था, और उनके नुकसान निश्चित रूप से छोटे नहीं हैं। सैनिकों को रातों रात तैयार नहीं किया जा सकता, इसमें समय और लागत लगती है। दुर्भाग्य से लुओयान साम्राज्य में कई अन्य चीजें नहीं हैं, अर्थात कई सैनिक हैं। 10 साल पहले से ही उन्होंने जानबूझकर सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
शायद लोयान साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है और रहने की स्थिति अपेक्षाकृत खराब है, लेकिन सैन्य ताकत के मामले में लोयान साम्राज्य 3 राज्यों में सबसे मजबूत है। ये सिर्फ इतना है कि बक किंगडम और गामा किंगडम की तुलना में, जो हमेशा संघर्ष में रहे हैं, लोयान किंगडम चुपचाप विकसित हो रहा है और शायद ही कभी कार्रवाई करता है। वे सही समय की तलाश में हैं, बक किंगडम और गामा किंगडम को मिटाने के अवसर की तलाश में हैं। अतः राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह मान ली और उसने किसी को गुप्त रूप से थोड़ी बहुत परेशानी पैदा करने के लिए भेजा, एक छोटे से राजा को मार डाला और कुछ तुच्छ धन लूट लिया। मैं बक किंगडम की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना चाहता हूँ। यदि नव सिंहासन पर बैठी महारानी की प्रतिक्रिया उग्र और मजबूत है, तो उन्हें इसे स्वीकार करना होगा और कुछ स्वर्ण सिक्के खोना होगा। यदि दूसरा पक्ष कायर है, तो वह अपने दिल में ये जानता है और वह बाद में बक किंगडम पर हमला करने के तरीके पर चर्चा कर सकता है। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि बक किंगडम के अलावा सीमा पर सीधे 10 लाख सैनिकों को इकट्ठा करने का क्या मतलब है। प्रक्रिया क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति को उसने अनजाने में मार डाला, वो आपकी रानी का बहुत समय से खोया हुआ भाई था? क्या ये बहुत सहयोग नहीं होगा? लुओयान साम्राज्य का राजा थोड़ा घबरा गया। दूसरा पक्ष इतना मजबूत और आत्मविश्वासी है, क्या ऐसा ही वह सोचता है? क्या वाकई उनके पास छिपी हुई ताकत है? ये देखकर कि राजा थोड़ा चिंतित था, एक मंत्री ने उसे सांत्वना दी। महाराज, निश्चिंत रहें, दूसरा पक्ष जरूर धोखा दे रहा होगा। उनके पास 10 लाख की सेना नहीं हो सकती, और अगर है भी तो वे सिर्फ भर्ती किए गए लोग हैं। ऐसा अनुमान है कि उन्होंने कभी खून नहीं देखा है। हमने कल दोपहर सीमा की रक्षा के लिए 500,000 कुलीन सैनिक भेजे, जो पर्याप्त है। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसने एक लड़खड़ाती हुई आकृति को हॉल में भागते हुए देखा। रिपोर्ट, महाराज, पूरी सेना का सफाया हो गया। रातों रात पूरी सेना का सफाया हो गया। इतना ही, झांग फैंग ने सोचा था कि ये मस्कटियां बहुत मजबूत होंगे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने मजबूत होंगे। लुओयान साम्राज्य की 500,000 कुलीन सेना का सामना करते हुए वे सभी रातों रात नष्ट हो गए। बेशक, इसके लिए सिर्फ मस्कटियां ही जिम्मेदार नहीं थे। मध्य प्रक्रिया के प्रभारी मस्कटियां के अलावा लंबी दूरी की लड़ाई के प्रभारी धनुर्धारी, हाथापाई की लड़ाई के प्रभारी भेड़िया घुड़सवार और ओर्क्स और हवाई हमलों के प्रभारी एयरशिप भी थे। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इन बंदूकधारियों को केवल 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है और वे पूरी तरह से नए सैनिक हैं। लुओयान साम्राज्य के तथाकथित 500,000 कुलीनों को अभी भी इलाके का फायदा उठाकर पीटा गया था। पिछली बार उन्होंने गामा साम्राज्य में 500,000 कुलीनों को खो दिया था, लेकिन उनमें से बहुत कम संख्या में बच गए थे। भागने का मौका दिए बिना सीधे मिटा दिया गया। 500,000 कुलीनों का सफाया कर दिया गया, जिसका मतलब था कि बक साम्राज्य के हमले के सामने लोयान साम्राज्य मूल रूप से असुरक्षित स्थिति में था। झांग फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सेना को सीधे अंदर तक ले जाया। रास्ते में मुख्य हमलावर बल बंदूकधारियों ने उन पर हमला कर दिया और केवल 3 दिनों में वे लोयान साम्राज्य की राजधानी तक पहुंच गए। इस समय सूचना संचार के साधनों के कौशल का महत्व उभर कर आता है। जब झांग फैंग ने लोयान राजा की राजधानी में प्रवेश किया, तो राजा अभी भी अग्रिम पंक्ति को सुदृढ़ करने के लिए सैनिकों को तैनात कर रहा था। राजधानी को अब जो खबर मिली है, वो ये है कि 500,000 सैनिकों वाली कुलीन सेना का सफाया कर दिया गया है। राजा देश में ड्यूक से संपर्क कर रहा है और सैनिकों की मांग करने वाला है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसका दूत बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि राजा की राजधानी पानी से घिरी हुई है। ये बक किंगडम की सेना थी जिसने राजधानी को घेर लिया था। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? कुछ सफेद बालों वाला राजा निराशा में कुछ कच्चे सिंहासन पर बैठा था। नीचे बैठे मंत्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे कुछ बोलें। वे पहले से ही सोच रहे थे कि थोड़ी देर बाद कैसे बचकर निकलें।
अगर वे आत्मसमर्पण कर देते तो क्या दूसरा पक्ष उन्हें मार डालता? महाराज, गुप्त मार्ग तैयार है, देखिए, राजा से भी अधिक उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। क्या आप मुझे भागने के लिए कह रहे हैं? लुओयान साम्राज्य के सम्राट के रूप में मैं अपने लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ? राजा की क्रोधित दाढ़ी ऊपर उठ गई। महाराज, उन्होंने नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बूढ़े मंत्री ने धीमी आवाज में कहा। राजा, महाराज, आप हमारे लुओयान साम्राज्य की रीढ़ हैं। जब तक आप यहाँ हैं, हमारा लुओयान साम्राज्य यहाँ है। यदि आप चले गए तो हमारा लुओयान साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। एक अन्य वृद्ध मंत्री रो पड़े। तो अगर मैं चला जाऊं तो तुम क्या करोगे? राजा की आंखों में झिझक का भाव था। महाराज, मेरे इंतजार की चिंता मत कीजिए, हम इस पुरानी जिंदगी के लिए भी लड़कर दुश्मन को रोक लेंगे। बड़ी बात तो मौत है। हमारी जिंदगी बेकार है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अनमोल है। यह सही है, भले ही हम मर जाएं, हम बक किंगडम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप विश्वास के साथ जा सकते हैं। वीर जोश में बोल रही थी, उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके शब्द वफादारी भरे थे, मानो वे राजा के लिए तुरंत मरना चाहते हों। इन वृद्ध मंत्रियों को देखकर, जो इतने वर्षों से उनके अनुयायी रहे हैं, महामहिम राजा थोड़ा भावुक हो गए। निश्चय ही, हम विपत्ति में भी सत्य को देखते हैं। मैं आमतौर पर यही सोचता हूँ कि वे सभी चोर उचक्के हैं, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इस महत्वपूर्ण क्षण में वे खुद को बचा रहे हैं। अंत में राजा भीड़ के समझाने पर भी नहीं रुक सका और 3 कदम पीछे लौटकर अपने परिवार को गुप्त मार्ग में ले गया। ये गुप्त मार्ग महल के निर्माण के समय बनाया गया था और यह सीधे राजधानी शहर के बाहर की ओर जाता है। इसका इतिहास सैकड़ों वर्षों का है। हालांकि इसे साफ करने के लिए नियमित रूप से मृत व्यक्ति आते रहते हैं, इसलिए कोई तकनीकी समस्या नहीं है। बात बस इतनी है कि इतने सालों के बाद भी सभी राजवंशों के राजाओं ने इस गुप्त मार्ग का इस्तेमाल कभी नहीं किया। वो पहले हैं, जिससे मौजूदा राजा थोड़ा असहज महसूस करते हैं। हालांकि अपने जीवन की खातिर वो बहुत ज्यादा परवाह नहीं कर सकता था, इसलिए वो केवल अपने दिल में गुप्त रूप से कसम खा सकता था कि भविष्य लंबा होगा और वो इस नफरत को लिख देगा। जब मंत्रियों ने देखा कि महामहिम राजा अंततः चले गए हैं, तो उन सबने राहत की लंबी सांस ली। खानसी, मुझे अभी घर पर कुछ काम है, मैं पहले जाऊंगा। मैं भी, साथ में, आज मेरी पत्नी बीमार है। मंत्रीगण भयभीत पक्षियों और जानवरों की तरह तितर बितर हो गए और पलक झपकते ही सभा कक्ष में, जो अभी भी बहुत जीवंत था, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। राजधानी के बाहर नाइट मार्लो चमकदार कवच पहने हुए थे और एक ऊंचे घोड़े पर सवार थे जो कवच से ढका हुआ था। इस बार वह सेनापति थे। आखिरकार वह जी साम्राज्य का महान शूरवीर हुआ करता था और वो आसानी से लाखों की सेना का नेतृत्व करने में सक्षम था और वो आसानी से राजा लोयान को हरा सकता था। क्योंकि दूसरे पक्ष की खबर बहुत धीमी थी, वर्तमान वांगडू में बहुत अधिक सैनिक तैनात नहीं थे, केवल 300,000 से कम स्थायी सैनिक थे। 10 लाख की सेना की घेराबंदी का सामना करते हुए उनके पास जीतने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मार्लो अनुनय का उपयोग करने के लिए तैयार है। यद्यपि लड़ाई में उसकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन यदि वो बिना लड़े ही दुश्मन को हरा सके तो यह निश्चित रूप से सर्वोत्तम होगा। आत्मसमर्पण के लिए अनुनय पत्र लिखने के तुरंत बाद और गोलीबारी से पहले शाही राजधानी का द्वार अचानक खुल गया। सर, कई लोग बाहर आ गए हैं। लुओयान किंग सिटी का गेट अंदर से खोला गया और एक छुपे हुए व्यक्ति बाहर आया। बाहर विशाल सेना को देखकर वो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने बलपूर्वक खुद को शांत किया और सैनिकों के नेतृत्व में मार्लो आ गया। आप, नमस्ते, मैं यहाँ आत्मसमर्पण करने आया हूँ। अपने सामने खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखकर मार्लो का चेहरा थोड़ा अजीब था, लेकिन यह नकाब से छिपा हुआ था, इसलिए दूसरा पक्ष इसे नहीं देख सका। वैसे, महाराज, मैं यहाँ नगर रक्षा अधिकारी हूँ और यह नगर रक्षा मानचित्र है। ये देखकर कि मार्लो कुछ नहीं बोल रहा है,
अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कुछ सूझा और ऐसा लगा जैसे उसने अपनी बाहों से नक्शा निकाल लिया हो। उन्होंने अपने हाथ उठाए और उन्हें आदरपूर्वक मार्लो को सौंप दिया। मुझे आशा है कि वयस्क लोग मानचित्र के मेरे समर्पण के लिए हमारे परिवार को नजरअंदाज कर देंगे। अधेड़ उम्र का आदमी घबराते हुए बोला। मार्लो ने बिना देखे ही नक्शा उठा लिया और सीधे अपने अधीनस्थों को सौंप दिया। इससे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के दिल में ठंडक महसूस हुई। ये पहले से ही सबसे मूल्यवान चीज है जो वह सोचता है। यदि दूसरे पक्ष को ये पसंद नहीं है तो वह केवल अपने सभी खजाने निकाल सकता है, लेकिन उनकी नज़र में यह उसके अपने परिवार से अलग नहीं है। ये सोचकर अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा दुखी हुआ। क्या अब भी मरना अपरिहार्य है? जब मध्यम आयु के व्यक्ति ने सोचा कि वो मर चुका है, तभी एक अप्रत्याशित आवाज ने उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। तुमने वास्तव में शहर की सुरक्षा का नक्शा निकाल लिया। महामहिम राजा ने तुम्हें इतने लंबे समय तक पाला है। जीवन के उतार चढ़ाव से भरी यह शक्तिशाली आवाज सुनकर अधेड़ व्यक्ति ने असमंजस में अपनी आंखें रगड़ी। मालिक, महाराज, आप यहाँ क्यों हैं? उनसे कुछ ही दूरी पर एक आदमी है जिसके बाल सफेद हो गए हैं और शरीर मोटा है। अगर मैंने सही पढ़ा है तो वह महामहिम के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक है। ये कहाँ है? ये दुश्मन का शिविर है। अधेड़ उम्र के आदमी के अवचेतन प्रश्न को सुनकर मोटा आदमी स्तब्ध रह गया और उसका स्वर तुरंत कमजोर पड़ गया। मैं, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक और बूढ़ी आवाज सुनाई दी। तुम क्या हो? तुमने महामहिम के खजाने के कमरे का स्थान नहीं बताया है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इधर उधर देखा तो एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके बाल सफेद थे और शरीर सीधा था। वो इस व्यक्ति को भी जानता था और वह महामहिम के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक था और वह उससे भी बड़ा था। इसके अलावा बूढ़े आदमी के अलावा बूढ़े आदमी के बगल में 1 दर्जन से अधिक लोग थे। उन सभी ने लुओयान साम्राज्य की वेशभूषा पहन रखी थी। जरा बारीकी से देखें। अरे, वे सभी परिचित हैं। चूंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो आप वहां जा सकते हैं। मार्लो ने अंततः अपनी बात रखी। अरे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से जवाब दिया और फिर उत्साहित होकर लोगों के समूह में चला गया। चाहे आप कहीं भी हों, किसी संगठन को ढूंढना हमेशा आश्वस्त करने वाला होता है, भले ही वह दुश्मन का शिविर ही क्यों न हो। प्रभु, कैसा संयोग है, आप सब यहाँ क्यों हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदरपूर्वक अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही शब्द निकले उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये दुश्मन का शिविर है। हमारे पतित राज्य के मंत्री शत्रु शिविर में क्यों इकट्ठे हुए? क्या ऐसा हो सकता है कि सभी ने एक साथ जाने के बारे में सोचा हो? मूलतः यदि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति न पूछे तो हर कोई दिखावा कर सकता था, भले ही वे इसे अच्छी तरह जानते हों। लेकिन जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा तो ये बात तुरंत स्पष्ट हो गई। खांसी खांसी। सभी लोग थोड़े शर्मिंदा थे। कुछ लोग 2 बार खांसे, जबकि अन्य आसमान की ओर देखने लगे। भूरे बालों वाले मंत्री ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक भयंकर नजर से देखा। वे अंततः असहज माहौल को शांत करने में सफल रहे और अब वे फिर से प्रकट हुए हैं। मार्लो ने शर्मिंदा भीड़ को नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने विचारपूर्वक कहा, अनुनय पत्र भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब ये सभी मंत्री आत्मसमर्पण कर चुके हैं और कुछ ने तो सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण भी कर दिया है। राजा के पास हमारे विरुद्ध कोई बचाव नहीं है और अब उनका राजा ही बचा है। मास्टर मारुओ, टोही हवाई जहाज से खबर आई है। हमसे 10 मील दूर एक असामान्य स्थिति है। संदेह है कि यह गुप्त मार्ग से बाहर निकलने का रास्ता है। मास्टर झांग फैंग आपको एक नज़र डालने देंगे। अचानक एक सैनिक से खबर आई। अच्छा, मार्लो ने सिर हिलाया। फिर उसने कुछ देर सोचा। मौजूदा स्थिति के अनुसार लुओयान राजा की राजधानी में सभी उच्च प्रोफाइल मंत्री और रईसों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। शाही परिवार के अलावा केवल कुछ छोटी मछलियां और झींगे हैं। लेकिन छोटी मछलियां और झींगा इतना लंबा गुप्त रास्ता बना लेंगे? असंभव। इसलिए आपका पालन करें।
मार्लो ने आत्मसमर्पण करने वाले गिरे हुए लोयान लोगों से कहा। अरे ठीक है, हर कोई इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। अब ऐसा लगता है कि नाइट कमांडर का चरित्र बुरा नहीं है और उसने उन्हें शर्मिंदा नहीं किया। यह अनुमान लगाया जाता है कि उसे पूरे परिवार के साथ जीवित रहने की बहुत उम्मीद है। इसलिए जब तक वे अपने जीवन को नहीं चाहते हैं, वे स्वाभाविक रूप से मार्लो के आदेश से बहुत खुश हैं। आज्ञाकारी लोगों का समूह 10 मील दूर से शक्तिशाली तरीके से आया, यहाँ तक कि बड़े बूढ़े लोग भी दांत पीस रहे थे और यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वे थके हुए हैं। जल्द ही मार्लो को वो गुप्त मार्ग मिल गया जिसके बारे में टोही हवाई पोत ने बताया था। ये कुछ फूस की झोपड़ियां हैं, इनमें कोई नहीं रहता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इन्हें हर दिन साफ किया जाता है। लुओयान साम्राज्य के मंत्री थोड़े अजीब थे, उन्हें पता नहीं था कि मार्लो यहाँ क्या कर रहा था। हालांकि जब मार्लो ने लोगों से घर को घेरने के लिए कहा तो वह बिना कुछ बोले दूरी पर खड़ा हो गया और मंत्रियों ने बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल दरवाजे पर चुपचाप खड़े होकर इंतजार कर सकते थे। क्लिक, घर के अंदर से एक धीमी आवाज आई। किसी ने उसे नहीं सुना, लेकिन मार्लो ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। सचमुच अंदर से कदमों की आवाजें आ रही थीं और वहां काफी लोग आवाज सुन रहे थे। क्रंच, लकड़ी का दरवाजा खुलता है। देहाती लेकिन कुलीन स्वभाव के कपड़े पहने लोगों का एक समूह बाहर आया। वहां बूढ़े लोग, महिलाएं और बच्चे हैं। जब मंत्रियों ने इन लोगों को देखा तो उनके हाव भाव बदल गए, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, और उन्होंने अवचेतन रूप से चिल्लाने के डर से तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लोगों के समूह ने स्वाभाविक रूप से इन मंत्रियों को देखा। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने बक किंगडम की सेना को नहीं रोका? सबके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उन्होंने अपनी बात जारी रखी। क्या आप पहले ही भाग चुके हैं? भागना अच्छा है। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हम दोनों एक साथ भाग निकले। आपके वफादार मंत्रियों के यहाँ होने से हमारे लुओयान साम्राज्य के पुनर्निर्माण की उम्मीद है। सब लोग हो गया। सभी लोग दंग रह गए, उन्हें लगा कि उनकी आंखों में अंधेरा छा गया है। दूरी पर खड़े मार्लो के मुंह के कोने पर मुस्कान थी, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। इस गुप्त मार्ग से भागने वाला कोई और नहीं बल्कि लुओयान साम्राज्य का राजा था। क्या बात है, तुम अब और बात क्यों नहीं करते? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने बलिदान दिया हो? मैं समझता हूँ, लगता है बहुत कुछ हुआ है। राजा ने अजीब ढंग से पूछा। सभी सुरक्षित हैं? क्या उन्हें खुश नहीं होना चाहिए? वे सभी इतने बदसूरत क्यों हैं? जैसे ही राजा ने ये शब्द कहे, सभी लोग शर्मिंदा हो गए और जमीन में गड्ढा खोदने लगे। दा दा दा, घोड़ों की टापों की आवाज से राजा को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि दूरी पर कोई अजनबी खड़ा है। पहले तो उसने परवाह नहीं की, सोचा कि यह मंत्री का शूरवीर है, लेकिन जब दूसरा पक्ष पास आया तो उसने देखा कि शूरवीर के शरीर पर कवच इतना नाजुक, इतना चमकदार, इतना मजबूत था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वे गिर गए। ज्वाला साम्राज्य का कवच तुलनीय है। आप कौन हैं? राजा ने सावधानी से पूछा। बक किंगडम अभियान बल के सर्वोच्च कमांडर, मार्लो। मार्लो ने घोड़े पर सवार होकर मानक शूरवीर सलामी दी और फिर आगे कहा। महाराज, मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, राजा। एक लंबे विराम के बाद राजा को होश आया। वह मूर्ख नहीं था। उसने मार्लो को देखा और फिर मंत्रियों को जो अपने चेहरे ढके हुए थे, और अचानक उसे लगा कि उसके सिर में खून की एक धार दौड़ गई है। तुमने आत्मसमर्पण कर दिया। काया, तुम काया। राजा के क्रोध को देखकर किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम भी तो भागे नहीं। यद्यपि आवाज छोटी थी, फिर भी वहां उपस्थित सभी लोग, यहाँ तक कि राजा भी, उसे स्पष्ट सुन सकते थे। राजा तुरंत क्रोधित हो गया। तू बात करते करते राजा सांस नहीं ले पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, और फिर वह बेहोश हो गया। महामहिम राजा, बक साम्राज्य को नष्ट करने की योजना झांग फैंग की अपेक्षा से अधिक तेजी से आगे बढ़ी।
मात्र आधे महीने में ही संपूर्ण लुओयान साम्राज्य पर अभियान सेना ने कब्जा कर लिया। उनमें से अभियान सेना की मजबूत कठोर शक्ति के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है संचार प्रौद्योगिकी का आयामी कमी हमला। ये कहा जा सकता है कि लुओयान साम्राज्य सूचना विषमता के कारण खो गया। जब उनके राजा को अभियान सेना के हमले की खबर मिली, तब तक वे अनगिनत शहरों को नष्ट कर चुके थे। बुरी तरह से हारे, लेकिन अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं। तब से स्टारडस्ट महाद्वीप के 4 में से 3 राज्य इतिहास बन गए हैं। बक किंगडम ने महाद्वीप की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इस सब पर इसाबेल की बात तो दूर, बक किंगडम के नागरिक भी विश्वास नहीं कर सके। क्या इससे महाद्वीप एकजुट होगा? कितना स्वप्निल! सीधे शब्दों में कहें तो वे सपने में भी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे लोग चाहे जो भी सोचें, यह एक सच्चाई बन गई है। वास्तव में सबसे ज्यादा दुखी लुओयान साम्राज्य के आम लोग हैं। पहले तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, और जब तक उन्हें पता चला, देश खत्म हो चुका था। लेकिन सौभाग्य से इन बक देशों का सैन्य अनुशासन अभी भी अच्छा है। अरे, वैसे एक और व्यक्ति है जो सबसे बदकिस्मत है, और वह है महामहिम लुओयान साम्राज्य का राजा। जब उसने देखा कि उसके कई सबसे भरोसेमंद मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उसे ब्रेन हेमरेज हो गया और वह मौके पर ही गुस्से से मर गया। ये कहा जा सकता है कि वो स्टार महाद्वीप के सभी राज्यों में सबसे अयोग्य है। यह उथल पुथल 1 महीने तक चली। 1 महीने बाद सभी प्रकार की चीजों से लगभग निपटा जा चुका है, और बक किंगडम को सही मायने में स्टारडस्ट महाद्वीप का असली राक्षस माना जा सकता है। रानी इसाबेल की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई है, जिसमें झांग फैंग भी शामिल हैं। इसाबेल को सबसे सक्षम रानी के रूप में जाना जाता है, और झांग फैंग के और भी उपनाम हैं, जैसे स्टारडस्ट महाद्वीप का सबसे मजबूत आदमी, रानी के पीछे का रहस्यमय आदमी, इतिहास में सर्वोच्च रैंकिंग वाला ग्रैंड ड्यूक आदि। हालांकि झांग फैंग को अभी भी युद्ध के देवता की उपाधि पसंद है, जो शक्तिशाली और दबंग लगती है। मुख्य भूमि के स्थिर हो जाने के बाद आर्थिक सुधार शुरू हो जाएगा। आखिरकार इतने सारे युद्धों के बाद ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुदूर उत्तर को छोड़कर बाकी सभी जगह अर्थव्यवस्था 100 वर्षों से पिछड़ी हुई है। चूंकि झांग फैंग ने इसाबेल को 1 साल तक प्रबंधन में मदद करने का वादा किया था, इसलिए झांग फैंग को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कम से कम बक किंगडम की जीडीपी में कुछ सुधार तो होना ही चाहिए। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले सड़कें बनाइए। झांग फैंग ने पहली योजना सड़क बनाने की बनाई थी। पक्की सड़कों की मरम्मत करनी होगी और रेलवे की मरम्मत करनी होगी। वो संपूर्ण तारा महाद्वीप को एक साथ जोड़कर एक वास्तविक इकाई बनाना चाहते हैं। फिर संचार का मुद्दा है। चूंकि कोई दुश्मन नहीं है, तो पूरे महाद्वीप का संचार स्वाभाविक रूप से स्थापित हो जाएगा। दूसरों के साथ सुविधा ही अपने साथ सुविधा है। बेशक यह मुफ्त में असंभव है। झांग फैंग एक मामूली शुल्क लेगा। यद्यपि नागरिक उपयोग के लिए आधुनिक त्वरित संचार का स्तर अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है, फिर भी इसे 20वीं शताब्दी के टेलीग्राफ संचार काल में लाना संभव है। समय तेजी से उड़ता है। 1 और महीना बीत गया, सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। यह एक दीर्घकालिक परियोजना है, लेकिन बुनियादी संचार का काम पूरा हो गया है। बक किंगडम अंततः एक देश जैसा दिखने लगा है। डूबते सूरज की किरणें सूर्यास्त के समय पहाड़ों पर चमकती हैं और शाखाओं पर जमी बर्फ चमकती है। अचानक शाखाएं हिल गईं और बर्फ तुरंत गिरने लगी, जो कुछ लंबे लंबे लोगों पर गिरी, जो अभी अभी जंगल से निकले थे। वे अलग दिखते हैं, कुछ के सींग होते हैं, कुछ के भालू के कान होते हैं, कुछ की लंबी पूंछ होती है, कुछ के नुकीले दांत होते हैं। यह एक औक है। वे सभी जानवरों की खाल से बने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, और उनकी खुरदरी त्वचा उजागर थी, जो केवल उनकी शर्म को ढकने का काम कर रही थी, मानो उन्हें ठंड का बिल्कुल भी डर नहीं था। बर्फ को अपने ऊपर गिरने दो, ओर्क्स अपनी इच्छा से कांप उठेंगे।
गाय ओर्क ने उस हवा में सांस ली जो स्पष्ट रूप से मीठी थी और थोड़ा उत्साहित होकर चिल्लाया, हाँ हाँ, यह अंततः आ गया, मैं तो अंदर ही अंदर मर ही गया था। भालू ओक कलश ने कहा, उस महिला की बात सुनो, www.mtlnovel.com, यहाँ भरपूर भोजन है, सुंदर कपड़े हैं और बढ़िया शराब की अंतहीन आपूर्ति है। वैसे यह अभी भी मनुष्यों का क्षेत्र है, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या ये सच है। ये कैसे सच हो सकता है, ये जगह हमारे गांव से भी बंजर बताई जाती है। किसी ने तुरंत आपत्ति जताई, महिला ने हमें चेतावनी दी थी कि जब आप यहाँ आएं तो कम चर्चा में रहें और यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। वहाँ ऑर्क्स अनुस्मारक हैं, लेकिन अधिक ऑर्क्स तिरस्कार कर रहे हैं। अरे, इंसान डरावने होते हैं, मुझे यकीन नहीं होता। आखिर ये कमजोर इंसान कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। मुझे गुदगुदी करो। हाँ हाँ, आज मौसम अच्छा है, पूरे दिन धूप निकली रही और बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, जो ये दर्शाता है कि कड़ाके की ठंड खत्म हो रही है। नियु ने जोश के साथ अपने दिन का काम समाप्त किया। उसने अपना मजबूत कवच उतार दिया, एक बढ़िया फर कोट पहन लिया और एक मखमली टोपी पहन ली जो विशेष रूप से ओर्क्स के लिए बनाई गई थी। ठंडी हवा तुरंत ही बाहर से अलग हो गई और नियु दाली आराम से गुनगुनाने लगी। नियु दाली को पहले ठंड से डर नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता, लेकिन लंबे समय तक होंगे शहर में रहने के बाद उसने धीरे धीरे जीवन का आनंद लेना सीख लिया। अपने आप को ठंडे रहने की अपेक्षा गर्म रखना बेहतर है। ये सूट होंगे शहर के शीर्ष दर्जी द्वारा विशेष रूप से बनाया गया था और इसकी कीमत 10 स्वर्ण सिक्के थी। वास्तव में 10 सोने के सिक्के बहुत नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह होंगे शहर का शीर्ष दर्जी है। नियु दाली को रेड लीफ ओक आर्मी के सदस्य के रूप में स्वाभाविक रूप से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये शानदार पोशाक पहनकर नियु दाली अपनी पत्नी के पास आया जो कपड़े सिलने के लिए अपना सिर झुका रही थी। उनका शरीर एक पहाड़ी की तरह छाया बना हुआ था जो मैडम नियु को ढक रहा था। बहुत दमनकारी लग रहा था, लेकिन कुछ हद तक असंगत रूप से उनकी अभिव्यक्ति बहुत सतर्क लग रही थी और यहाँ तक कि दयनीय भी कहा जा सकता था। फिर से पीने जा रहे हो? मैडम नियु ने बिना ऊपर देखे पूछा। ठीक है, नियु दाली ने मोटी नाक वाली आवाज में कहा। तभी श्रीमती नियु ने अपना सिर उठाया और नियु दाली की ओर देखा, जो पहले से ही तैयार हो चुका था। उसकी पत्नी असहाय थी जैसे कि वो श्वेत था। पीना ठीक है, लेकिन अगर तुमने पिछली बार जितना पीने की हिम्मत की तो तुम्हें सिटी लॉर्ड के महल में फेंक दिया जाएगा, फिर वापस मत आना। बात करते करते श्रीमती नियु ने सुई धागा सीधे अपने सींग पर लटका दिया और फिर मेज के नीचे दराज से सोने के सिक्कों का एक थैला निकालकर नियु दाली की ओर फेंक दिया। इस पुस्तक के खंड को देखें तो इसमें कम से कम सैकड़ों पुस्तकें हैं। नियु दाली ने प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई और उसने जमीन पर गिरने के डर से जल्दी से उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने कहा, धन्यवाद मैडम, लेकिन ये खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा है। इसमें तुम्हारा सारा पैसा खर्च नहीं हुआ। आज शुक्रवार है ना? अगर तुम पब में दोस्तों से मिलते हो तो तुम्हें उन्हें 2 ड्रिंक पीने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। आदमी बहुत कंजूस नहीं हो सकते, लेकिन सबसे महंगे वाले को चुनने के लिए इतने मूर्ख भी मत बनो। शराब, वे अच्छे शराब शहर के मालिक हमें समय समय पर पुरस्कृत करेंगे। तुम्हें वो अन्यायपूर्ण पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैडम नियु ने बड़बड़ाते हुए कहा, पुरुष बाहर हैं और वे पैसे के बिना नहीं रह सकते। खैर, चिंता मत करो मैडम, मैं समझता हूँ। नियु दाली ने धैर्यपूर्वक अपनी पत्नी की बातें सुनी और फिर उसने अपनी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया। जाओ जाओ, याद रखो, ज्यादा मत पीना। मैडम नियु ने अपना हाथ हिलाया, मानो वो इस बदसूरत आदमी को तुरंत अपनी आंखों से ओझल कर देना चाहती हों। अरे, तो मैं जा रहा हूँ। अरे, वैसे मैडम, आज बच्चों को स्कूल से लाना मत भूलना। नियु दाली को अचानक ख्याल आया कि इस शुक्रवार को न केवल उसे आराम करना है, बल्कि उसका बेटा जो प्राथमिक विद्यालय में है, उसे भी स्कूल के बाद घर जाना चाहिए।
क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, जो अपने बेटे को स्कूल से लेने आती हूँ और फिर नशे में धुत हो जाती हूँ, या मेरा बेटा मुझे घसीटकर वापस ले आता है? जैसे ही यह बात सामने आई, श्रीमती नीयू बहुत नाराज हो गईं। तब से उनका बेटा स्कूल में मशहूर हो गया है। मुझे तो लगता था कि मेरे सभी सहपाठी जानते होंगे कि उसका पिता शराबी है। मैडम की बड़ी बैल की आंखों में लाल रोशनी देखकर नीयू दाली ने देखा कि अवसर अच्छा नहीं था और जल्दी से दूर चला गया। अरे मैडम, मैं जा रहा हूँ। फूं, वो एक ही सांस में गेट की ओर भागा। गेट खोलने से पहले नीयू दाली ने अपने कपड़े ठीक किए और अपनी टोपी को छुआ। ये पुष्टि करने के बाद कि कुछ गड़बड़ नहीं है, वो सीधा हुआ और बड़े कदमों से ऊंचा गेट खोला। यह क्षेत्र एक ओक आवासीय क्षेत्र है और होंगे शहर के ओक मूल रूप से यहाँ रहते हैं। मनुष्य और ओर्क्स अलग क्यों हैं, इसका कारण बहुत जटिल नहीं है। ये केवल इसलिए है क्योंकि ओर्क्स आमतौर पर लंबे होते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो 2 मीटर ऊंचे और 3 मीटर ऊंचे हैं, और यहाँ तक कि 4 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। साधारण घरों में रहना निश्चित रूप से असंभव है। केवल घर को अकेले डिजाइन कर सकते हैं। इस टुकड़े में सभी घर असाधारण रूप से ऊंचे हैं। कुछ ही दूरी पर ओर्क्स का एक समूह बातें कर रहा था। जैसे ही नीयू दाली बाहर आई, सभी ने धीरे धीरे अपनी आवाज बंद कर दी और इधर उधर देखने लगे। एक बुजुर्ग मवेशी ओर्क्स ने मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। डाली, क्या ये फिर से पीने जा रहा है? हाँ, कल छुट्टी है और आज आराम। हाँ हाँ, क्या तुम साथ रहना चाहते हो? नीयू ने जोरदार तरीके से आमंत्रित किया। खांसी, आज मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अगली बार साथ में। वृद्ध गाय ओर्क थोड़ा अजीब ढंग से खांसने लगी। ठीक है, तो मैं पहले जाऊंगा। नीयू ने जोर से अपना हाथ हिलाया और सिर ऊंचा करके चला गया। नीयू दाली के चले जाने के बाद ओर्क्स ने धीमी आवाज में बातचीत की। अरे, तुमने कहा था, ये दाली हर दिन इतना पैसा खर्च करता है, क्या वो घर पर पैसे बचा सकता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग हमसे कहीं ज्यादा कमाते हैं। उसे कैसे खर्च करना है, यह उनका काम है। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? मुझे इसकी चिंता नहीं है। हर कोई अतीत में गरीबी से आया है। सिर्फ इसलिए कि वे अब अच्छी तरह से रह रहे हैं, वे फिजूल खर्ची नहीं कर सकते, है ना? क्या तुम दूसरों की ताकत से ईर्ष्या करते हो? मैंने सुना है कि यहाँ कोई परसों शराब पीना चाहता था। न केवल उन्होंने पैसे नहीं मांगे, बल्कि उन्हें बाहर भी निकाल दिया गया। जब वे रात में सड़क पर सो रहे थे, तो उन्हें शेरिफ ने ढूंढ लिया और वापस भेज दिया। हाँ, ऐसी कोई चीज होती है। मैं कैसे नहीं जानता? हो सकता है कि आप बार में शराब नहीं पीते हो, लेकिन फिर भी श्रीमती डाली वास्तव में एक अच्छी पत्नी और माँ हैं, इसलिए ईर्ष्या होती है। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत दिनों से डांट रही है क्योंकि मैंने एक नई ड्रेस खरीदी है। वही ईर्ष्या, मेरी पत्नी। अरे भूल जाओ, मेरी कोई पत्नी नहीं है। तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे खेद है, और मैं यहाँ से जाता हूँ। ठीक है, आप सब ठीक कह रहे हैं। जैसे मैंने अपनी पत्नी से पैसे मांगे और मुझे चांदी का सिक्का पाने में बहुत समय लग गया। चांदी के सिक्के? आप संतुष्ट हैं? हर दिन मेरे पास सबसे बड़ी राशि तांबे के सिक्के हैं। न केवल मैं डाली से ईर्ष्या करता हूँ, बल्कि मैं आपसे भी ईर्ष्या करता हूँ। अफसोस, ये घृणित महिला, चूंकि उसे श्रीमती जियातान का समर्थन प्राप्त है, उसने मेरा इलाज नहीं किया है। इस पर नजर रखें। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पिछली बार एक आदमी ने शराब पीकर अपनी पत्नी को पीटा था और संयोग से मिस्टर टैंग ने उसे देख लिया था। मिस्टर टैंग द्वारा उसे सबक सिखाने के बाद मिस्टर टैंग ने हम शादीशुदा औक को आदेश दिया कि पैसे को सुरक्षित रखने के लिए महिला को सौंप दिया जाए और जो कोई भी सुनने की हिम्मत नहीं करेगा, उसे पीटा जाएगा। पैसे के बिना बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नीयू दाली के छोटे कान हिलने लगे और उसके मुंह के कोने अनजाने में ही हिलने लगे। हालांकि इन ओर्क्स की आवाजें बहुत धीमी थीं, फिर भी वो उन्हें साफ सुन सकता था। आखिरकार, शहर के स्वामी का कृपापात्र होने के नाते वह बिना किसी योग्यता के ऐसा कैसे कर सकता था?
अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए सुनकर नियु दाली का चेहरा चमक उठा और वो हल्के फुल्के अंदाज में चलने लगा। नियु दाली अपनी पत्नी की वित्तीय क्षमता की प्रशंसा करते हैं। शुरुआत में जब मेरे पास परिवार की वित्तीय बही थी तो मैं हर दिन ज्यादा कुछ नहीं करता था, लेकिन महीने के अंत में मैंने पाया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा था। अपनी पत्नी को वित्तीय शक्ति सौंपने के बाद नियु दाली ने कम पैसे खर्च नहीं किए, जबकि वो आमतौर पर पैसे खर्च करता था, लेकिन हर बार जब महीने के अंत में खातों का निपटान किया जाता है तो अधिक से अधिक सोने के सिक्के होते हैं। अब बचाए गए सोने के सिक्कों से एक नई निजी स्टीम कार खरीदी जा सकती है। यह आश्चर्यजनक है। नियु ने पस को जोर से अपनी छाती पर छुआ। उसने आज थोड़ी कम शराब पीने का फैसला किया। अगर वो एक बचा पाता तो अपनी पत्नी को केक खिलाता। उस अद्भुत स्वाद को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं नहीं जानता कि मिस्टर हिल की केक की दुकान कब खुलेगी और क्या केक महंगे होंगे। नियु दाली, जो पूरे रास्ते कुछ सोचता रहा था, उसे अचानक अपनी कमर में कंपन महसूस हुआ। वो तुरंत होश में आया। फिर उसने अपनी कमर से जटिल पैटर्न वाला एक चौकोर बॉक्स निकाला और उस चौकोर बॉक्स पर एक बटन दबाया। न्यू दाली को बुलाओ, न्यू दाली को बुलाओ, मैं जू दातो हूँ, मैं जू दातो हूँ। अगर आपको यह मिले तो कृपया जवाब दें, अगर आपको यह मिले तो कृपया जवाब दें। अंदर से एक आवाज आई, लेकिन न्यू दाली को आश्चर्य नहीं हुआ। इस चीज को वॉकी टॉकी कहते हैं। यह उसे मिस्टर झांग फैंग ने दिया था। पूरे होंगे शहर में ऐसे लोग कम ही हैं। नियु दाली ने इसका इस्तेमाल दिखावा करने के लिए किया। उसने दूसरा बटन दबाया और जवाब दिया, मैं नियु दाली हूँ, मैं नियु दाली हूँ। जवाब खत्म हो गया है। सड़क के किनारे खड़े लोग शानदार कपड़े पहने और हाथों में वॉकी टॉकी पकड़े ओर्क्स को देख रहे थे। दाली, तुम यहाँ हो, ये बहुत बढ़िया है। मुझे लगा कि तुम फिर से शराब पीने गए हो। आज मेरे लिए गश्त पर जाने का समय है, लेकिन मेरी पत्नी ने आज जन्म दिया है। मैं तुम्हें एक शिफ्ट में स्थानांतरित करना चाहता हूँ। तुम इन 2 दिनों में मेरी मदद कर सकते हो। गश्त, तुम क्या सोचते हो? जवाब देना समाप्त। यद्यपि दूसरे पक्ष का स्वर चिंताग्रस्त था, परंतु ये स्पष्ट था कि वो बहुत खुश था। बधाई हो। बेशक कोई समस्या नहीं है, मैं जाकर इसे आपके लिए पंजीकृत कर दूंगा। मेरा काम पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, उत्तर दिया गया। वॉकी टॉकी को दूर रखते हुए नियु दाली को पता था कि वो ये शराब नहीं पी सकता और उसे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन जब उसने सोचा कि जब वह वापस गया तो उसकी पत्नी ने पाया कि उसने 2 सोने के सिक्के बचाए हैं, उसे बहुत खुश होना चाहिए, है ना? इसके अलावा गश्त के लिए विशेष वाहन है, इसलिए वो फिर से इसका आनंद ले सकता है। ये सोचकर नियु दाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने कपड़े बदले बिना वह सीधे शहर के रक्षा विभाग में जू दातों के लिए हस्ताक्षर करने के लिए चला गया और फिर किसी को अपनी पत्नी को एक पत्र लाने के लिए अपने घर जाने के लिए कहा और फिर उसे कार की चाबियां और 3 ओक योद्धा सेवक मिले। पार्किंग स्थल पर आए, पिकअप ट्रक जैसी एक लंबी कार चलाई और होंगे शहर से निकल गए। होंगे चिंग द्वारा उत्पादित कारों में आमतौर पर प्रत्येक प्रकार के 2 मॉडल होते हैं, एक को सामान्य मनुष्यों द्वारा चलाया जाता है और दूसरे को ऑक्स द्वारा चलाया जाता है। आखिरकार कुछ ऑक्स बहुत बड़े होते हैं और यदि वे विशेष रूप से नहीं बनाए गए हैं तो ये छोटी कारें उनमें नहीं बैठ सकती हैं। ओह, मैं वास्तव में एक खरीदना चाहता हूँ। बर्फ पर धीरे धीरे कार चलाते हुए नियु दाली ने भावुक होकर आह भरी। यदि यह पहले था, नहीं, उसके पास पहले इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब पैसा तो काफी है, लेकिन अगर वे इनमें से एक खरीदना चाहें तो उनका परिवार फिर से मूनलाइट कबीला बन जाएगा। नहीं, तुम्हें रुकना होगा। अंत में नियु दाली ने अपने दांत पीस लिए और खुद को रोक लिया। हालांकि उसने परिवार के ज्यादातर पैसे कमाए थे, लेकिन आखिरकार उसका एक परिवार था और वो इतना स्वार्थी नहीं हो सकता था। और उसे याद आया कि श्री झांग फैंग ने पहले कहा था कि यदि भविष्य में मौका मिला तो वो उन्हें एक कार देंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह अवसर कब आएगा, लेकिन इसे एक विचार के रूप में देखा जा सकता है।
यद्यपि वह अपने दिल में चीजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन नियुदाली ने बाहरी दुनिया के प्रति अपनी सतर्कता में ढील नहीं दी। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि बर्फ में कोई है या नहीं। गश्त पर जाना एक दैनिक दिनचर्या है, और ये दुश्मनों से बचाव के बारे में नहीं है। अब पूरा स्टार महाद्वीप बक किंगडम का है, और कोई दुश्मन नहीं है। वे मुख्य रूप से ये देखना चाहते थे कि क्या कोई बाहर फंसा हुआ है और उसे मदद की जरूरत है। आखिर अभी सर्दी का मौसम है और बाहर बर्फ बहुत मोटी है। अगर कोई फंस गया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। गश्ती कार को झांग फांग द्वारा लोगों के लिए एक लाभ के रूप में भी माना जा सकता है, और कई बचाए गए उदाहरण हैं। हम पैरों के निशान या नए नियुदाली उस समय दंग रह गए जब उन्होंने कार की खिड़की से बर्फ पर पैरों के निशान देखे। क्या इस मौसम में बाहर दौड़ने में सचमुच मरने का डर नहीं लगता? ये ब्लैक रॉक फॉरेस्ट है, जो गश्ती की सीमा के करीब है। हालांकि अब विकसित यातायात के कारण भारी बर्फबारी में भी व्यापारी व्यापार करने के लिए बाहर निकलते हैं। वे ट्रेन या कार भी लेते हैं। वे पैदल कैसे जा सकते हैं? मरो मत। नहीं, ये पैरों के निशान इतने बड़े हैं, ये ओर्क्स के होने चाहिए। नियुदाली ने भौहें सिकोड़ी। होंगे शहर में बहुत ज्यादा ओर्क नहीं हैं, सिर्फ 500 लोग हैं। जहां तक उसे पता है, इस समय कोई ओर्क व्यापार नहीं कर रहा होगा। इस समय कौन बाहर आएगा? नियु ने तेजी से कार चलाई, पैरों के निशानों का ध्यानपूर्वक पीछा किया और एक गुफा के पास पहुंची। अगर उसे सही से याद है, तो ये गुफा अतीत में विशाल भेड़ियों के मांद में से एक होनी चाहिए थी, लेकिन अब विशाल भेड़िए होंगे शहर में हैं, और वे सफ़ेद और मोटे में पाले जाते हैं, और ये मांद स्वाभाविक रूप से परित्यक्त हैं। जाओ, अंदर जाओ और देखो। हाँ, नियुदाली ने सभी को कार से बाहर निकाला। ऑक्स में आमतौर पर रात में देखने की क्षमता होती है। हालांकि गुफा में अंधेरा है, लेकिन यह नियुदाली के कदमों को नहीं रोक सकता। अचानक नियु ने एक जोरदार भोजन दिया। उसने ओर्क सैनिक को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर एक जगह घूरकर जोर से कहा, वहाँ कौन है? बाहर आओ। जैसे ही आवाज गिरी, कई लंबे लेकिन कुछ पतले व्यक्ति सावधानी से बाहर निकले और उनके हाथों में हड्डी की छड़ें, पत्थर की कुल्हाड़ियां और अन्य हथियार भी थे। क्या? जब उन्होंने नियुदाली और अन्य लोगों को देखा तो वे दंग रह गए, खासकर जब उन्होंने नियुदाली के मजबूत शरीर, बेहद नाजुक कपड़े और सींगों से युक्त एक विशेष ऊनी टोपी देखी तो इन लोगों के मुंह फूल गए। ये किस देश का शाही परिवार है? ये पोशाक बहुत सुंदर है। शाही परिवार यहाँ क्यों आया? दूसरे पक्ष की बुदबुदाहट सुनकर नियुदाली ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या फुसफुसा रहे हो? लगता है मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? होंगे ये शहर से नहीं हो? चाहे कपड़े हों या हथियार या शरीर की बनावट और मानसिक स्थिति, ये सभी लोग एक ही शब्द प्रकट करते हैं, गरीब। नियुदाली ने कहा कि होंगे ये शहर में ऐसे गरीब ओर्क्स नहीं हैं। ये लोग संभवतः अन्य स्थानों से हैं और उन्हें मास्टर झांग फांग से जुड़ने के लिए आना चाहिए था। आखिरकार वयस्कों की प्रतिष्ठा ऑक्स सकल में है, लेकिन एक सबसे अच्छा है। कई ओर्क्स ने अवचेतन रूप से कहा, हमारा कोई नाम नहीं है, होंगेचिंग। लगता है मैंने इसके बारे में सुना ही नहीं है। ऐसा अनुमान है कि आप होंगे शहर से नहीं हैं। भूल जाइए, आप मेरे साथ आ सकते हैं। बोलने के बाद नियुदाली मुड़ी और बाहर चली गई। हालांकि इन ऑक्स की उत्पत्ति अज्ञात है, वे बहुत नकली दिखते हैं और उनके पास कोई भी अच्छा हथियार नहीं है। नियुदाली उन सभी को 3 राउंड में मारना सुनिश्चित करता है, इसलिए वो बहुत सावधान नहीं है। का 3 ओर्क सैनिक भी पीछे मुड़े। इस समय उन्होंने पाया कि नियुदाली के पीछे खड़े सभी सैनिक उत्तम कवच पहने हुए थे जो वायुरोधी और चमकदार थे। उनकी पीठ पर मोटी गोल ढालें थीं और उनके हाथों में ठंडी रोशनी वाले तीखे भाले थे। कई लोगों ने मुंह भर लार निगल ली। अच्छा होगा, ये किस राजकुमार की सेना है? ये पोशाक बहुत सुंदर है। नियुदाली को राजकुमार समझकर उन्होंने उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया और शीघ्रता से उसका पीछा करने लगे। गुफा से बाहर निकलते ही ठंडी हवा का झोंका आया,
नियु दाली ने अवचेतन रूप से अपनी गर्दन कस ली और अवचेतन रूप से कहा, ये बहुत ठंडा मौसम है। फिर वो पीछे मुड़ा और इन कुछ चेहरेविहीन ओर्क्स से बात की। मेरे पीछे आओ होंगे ये शहर तक। हाँ। कई ओर्क्स ने एक दूसरे को निराशा से देखा। क्या यह अभी भी ठंडा है? क्या यह उनके गृहनगर से ज्यादा गर्म नहीं है? हालांकि नियु दाली के भव्य फर कोट को देखकर वे अचानक ठंडी हवा से कांप उठे। ऐसा लगता है ये काफी ठंडा है। मिश्रित भावनाओं के साथ सभी लोग नियु दाली का पीछा करते हुए स्टील राक्षस के पास पहुंचे। यह क्या है? 4 पहियों वाले इस विशालकाय व्यक्ति को देखकर सभी के चेहरों पर प्रश्न चिन्ह था। यह एक कार है, ये परिवहन का साधन है। इसे भूल जाइए, आप इसे नहीं समझते। कार में बैठ जाइए, कार में कोई जगह नहीं है, आप कार में हैं। ऑक सैनिक ने कार खोली और ऑक को प्रसन्न करने का इशारा किया। कई लोगों ने सैनिकों के हाथों में धारदार हथियारों को देखा और फिर उनके हाथों में पत्थर की कुल्हाड़ियों और हड्डियों की छड़ियों को देखा और निर्णायक रूप से आदेश का पालन करने का फैसला किया। ये सीट बेल्ट है, आप सभी इसे पहने, अन्यथा कार थोड़ी उबड़-खाबड़ हो जाएगी। अपने पैरों के नीचे मोटी मानव भुजा के साथ लोहे की जंजीर को देखते हुए कई ओर्क्स चुप थे। उन्हें लगा कि यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। वे थोड़ा अफसोस जता रहे हैं। यह वॉक राजकुमार स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं है। क्या आपको खनन के लिए फिर से गिरफ्तार किया जाएगा? कुछ ओर्क्स अचंभित थे, लेकिन वे इसे नियु दाली के सामने दिखाने की हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए उन्हें सचेत रूप से अपने चारों ओर जंजीरें लपेटनी पड़ीं। कसकर बांधें, यहाँ तक कि यातना देने के औजार भी कैदियों को ही बांधने पड़ते हैं। क्या इसका कोई कारण है? ये राजकुमार बहुत क्रूर है। सभी प्रकार की शिकायतों के साथ अंततः ऑक्स को बांध दिया गया। बस इतना है कि नीचे खड़ी गाय उसे जोर से देखकर दंग रह जाती है। ये पहली बार है जब उसने सीट बेल्ट का उपयोग होते देखा है। ये सीट बेल्ट है, मुझे नहीं पता, मैंने सोचा कि वह कैदी को ले जा रहा है। ये ऑक कार की बाल्टी में बैठे थे, उनके चेहरे पीछे की ओर थे, उनके पैर एक साथ थे, उनके घुटने गले लग रहे थे, उनके चारों ओर लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं और उनकी आंखें थोड़ी संदिग्ध, दयनीय लग रही थीं। नियु ने जोर से अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, जब तक ये पर्याप्त सुरक्षित है, वह अपने ड्राइविंग कौशल दिखाने में सक्षम प्रतीत होता है। फिर कुछ सैनिकों के साथ कार में बैठ जाओ। गड़गड़ाहट। अचानक से नीचे का हिस्सा हिल गया, जिससे ये ओर्क्स चौंक गए। वे अवचेतन रूप से उठना चाहते थे और फिर उन्होंने पाया कि वे कसकर बंधे हुए थे और बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। कई लोग रोना चाहते हैं लेकिन उनके पास आंसू नहीं हैं। www.mtlnovel.com। उफ, ये किसी तरह का यातना उपकरण नहीं है। हो गया। एक ही क्षण में सबके चेहरे पीले पड़ गए। यदि यह खनन है तो उनके जीवित रहने की संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन यदि यह कुछ रईसों के लिए खिलौना है तो ये पूरी तरह से मृत है और इसमें कोई जीवन नहीं है। एक नया जीवन शुरू करने के लिए यहाँ आइए। परिणामस्वरूप मैंने अंततः सनसेट पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया और मुझे भोजन का एक निवाला भी नहीं मिल पाया है और मेरे जीवन का दूसरा भाग अंधकार में हो जाएगा। कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक उदासी नदी में बदल गई। अरे, क्या तुमने देखा कि जंगल पीछे हट रहे हैं? अचानक किसी ने कहा। वाकई, ओह, ये तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। होंगे शहर, नगर प्रभु का भवन। आजकल ये दुर्लभ है कि झांग फैंग स्वयं खाना पकाते हैं और कैरोलिन उनकी मदद करती है। भगवान झांग फैंग, धन्यवाद। बर्तन धोते समय कैरोलिन अचानक बोल पड़ी। मुझे किस बात का धन्यवाद? झांग फैंग के हाथ रुक गए। बदला लेने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कैरोलिन ने अपने होंठ काटे और उदास मुस्कान दी। ये देखकर झांग फैंग ने अपने हाथ पोंछे और फिर धीरे से कैरोलिन की ऊंची नाक को खरोंच दिया। हमारे बीच धन्यवाद या नहीं कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
झांग फैंग को पता था कि कैरोलिन गामा साम्राज्य और लुओयान साम्राज्य के विनाश के बारे में बात कर रही थी। जब दोनों देशों ने मिलकर गाई साम्राज्य को नष्ट कर दिया तो कैरोलिन रातों रात उस देश की राजकुमारी बन गई। उसने बदला लेने के बारे में सोचा है, लेकिन उसकी खुद की ताकत बहुत कमजोर है। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वो अपने जीवन में बदला नहीं ले पाएगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात झांग फैंग से हुई। जब से झांग फैंग को उसकी पहचान पता चली, उसने कभी भी उसका बदला लेने की बात नहीं की, लेकिन कैरोलिन जानती थी कि झांग फैंग ने यह बात ध्यान में रखी थी। जिस क्षण से झांग फैंग गामा साम्राज्य जाने वाला था, कैरोलिन को पता था कि झांग फैंग उसका बदला लेने वाला है। वो नहीं जानती थी कि गामा देश में झांग फैंग कितना खतरनाक था, लेकिन वो उसके द्वारा वापस लाई गई लाखों राख से जानती थी कि यह लड़ाई निश्चित रूप से आसान नहीं थी। लौटने के बाद झांग फैंग ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने तुम्हें बदला लेने में मदद की है, लेकिन झांग फैंग ने इसका उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं था कि कैरोलिन भूल सकती है। इसके अलावा कुछ समय पहले झांग फैंग ने एक बहुत ही छोटी सी बात के कारण लुओयान साम्राज्य को सीधे तौर पर अभिभूत कर दिया था। हालांकि इस बार ब्लिट्स के कारण प्रतिद्वंद्वी को बिना किसी प्रतिक्रिया के नष्ट कर दिया गया था। झांग फैंग की सेना को बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, क्षतिग्रस्त, लेकिन कैरोलिन अभी भी बहुत भावुक है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक आदमी उसके लिए इतना कुछ करेगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद श्री झांग फैंग। कैरोलिन एक ऐसी व्यक्ति है जो शब्दों में अच्छी नहीं है, और उसने झांग फैंग को औपचारिक सलामी दी। झांग फैंग ने इसे रोका नहीं, लेकिन कैरोलिन के सलामी देने के बाद उसने कैरोलिन की पतली कमर को रोका और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप मुझे कैसे धन्यवाद देंगे? मैं? कैरोलिन थोड़ी अभिभूत थी। वो वास्तव में नहीं जानती थी कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करे। आमतौर पर जब मेरे गृहनगर में ऐसा होता है तो आपको कहना चाहिए कि छोटी लड़की के पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है, वो केवल खुद से वादा कर सकती है। झांग फैंग ने बहुत गंभीरता से समझाया, लेकिन अब मैं तुम्हारी हूँ। कैरोलिन का सुंदर चेहरा हल्का लाल हो गया था। इस मूर्ख लड़की को देखकर, जो डंठल को नहीं समझ पाई, झांग फैंग ने थोड़ा परेशान होकर उसके माथे को चूमा और कहा, तो फिर हम और क्या कहें, धन्यवाद। तुम भी मेरे हो और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ताकि तुम मेरी मदद करो। ठीक है। कैरोलिन ने अपना सिर झांग फैंग के कंधे पर टिका दिया। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई, लेकिन जल्द ही वो मुस्कान शर्मीली हो गई। सर, खुजली हो रही है। कैरोलिन असहजता से मुड़ गई क्योंकि झांग फैंग के बड़े हाथ उसकी कमर के चारों ओर धीरे से दबा रहे थे, जो बहुत खुजली कर रही थी। लेकिन अगर वह न भी बोलती तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। जब वह बोलती तो झांग फैंग अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा लेता। क्या आप जानते हैं कि आप इतने आकर्षक हैं? झांग फैंग ने कैरोलिन के कान में धीरे से कहा। कैरोलिन बिना आंसू बहाए रोना चाहती थी। स्वाभाविक रूप से उसे उन दोनों के कुछ मजेदार खेल खेलने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि अब वे रसोई में थे और उन्हें खाना बनाना था। सौभाग्य से एरिका ने उसकी मदद की। भगवान झांग फैंग। एरिका ने उन दो लोगों को देखा जो थके हुए और टेढ़े मेढ़े थे। उसे लगा कि वह बुरे समय में यहाँ आए हैं, लेकिन वह पहले ही आ चुकी थी और अब वो यहाँ से नहीं जा सकती थी। क्या गलत? झांग फैंग ने कैरोलिन को जाने दिया और सहजता से पूछा। नियू दाली ने कहा कि उसे कई अजीब ओर्क्स मिले हैं और वो उन्हें होंगे शहर वापस ला रहा है। अपरिचित ओर्क्स? अब जबकि होंगे शहर इतना प्रसिद्ध हो गया है, तो कुछ ओर्क्स का यहाँ आना सामान्य बात है। झांग फैंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। एरिका को ऐसी तुच्छ बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। ये ओक ब्लैकरॉक फॉरेस्ट में पाए गए थे। मुझे लगता है कि वे सनसेट माउंटेन से संबंधित हो सकते हैं, इसलिए मैं वयस्कों को रिपोर्ट करने आया हूँ। एरिका ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हालांकि वह झांग फैंग की याक्सिंग को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन झांग फैंग ने उससे कहा कि अगर कुछ महत्वपूर्ण हुआ, भले ही झांग फैंग सो रहा हो, तो उसे खुद झांग फैंग को जगाना होगा,
इसलिए एरिका ही जल्दी में आई। वो होंगे शहर के उन कुछ लोगों में से एक थीं जो सनसेट पर्वतों के बारे में जानती थीं। सूर्यास्त पर्वत, निश्चित रूप से सनसेट माउंटेन्स शब्द सुनकर झांग फैंग के माथे पर बल पड़ गए। सनसेट माउंटेन रेंज में ओक हैं। झांग फैंग ने भी सनसेट माउंटेन रेंज में ओक को अपने इस्तेमाल के लिए लेने के बारे में सोचा, लेकिन क्योंकि सनसेट माउंटेन रेंज बहुत खतरनाक है, भले ही मून शेडो एल्स इतने शक्तिशाली हों, वे इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं करेंगे। फैंग का विचार स्वाभाविक रूप से खारिज कर दिया गया था। अब जब उसने उन ओर्क्स के बारे में सुना जिनके बारे में संदेह था कि वे सनसेट माउंटेन रेंज से बाहर आए हैं, तो झांग फैंग की स्वाभाविक रूप से बहुत दिलचस्पी थी। वे बाहर कैसे निकले? क्या यह विशेष रूप से शक्तिशाली है? ठीक है, मैं जाकर देखूंगा। झांग फैंग ने सिर हिलाया, फिर कैरोलीन से कहा, चलो आज रात खेल खेलना जारी रखें। दोनों लड़कियां तुरंत शर्मा गईं। कैरोलीन ने धीरे से गुनगुनाया, चल दर। झांग फैंग एरिका के साथ रसोई से बाहर निकला और हॉल में चिल्लाया, छोटी कैंडी, एमी। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त करता, झांग फैंग ने देखा कि एक छोटी सी आकृति उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। हाँ, क्या खाना तैयार है? लेकिन मुझे सुगंध नहीं आ रही। हु एर्नियांग ने थोड़ा हैरान होकर अपनी नाक से कोड़ी। खाओ खाओ खाओ, याद रखो कि दिन भर खाते रहो, तुम देखोगे कि तुम बढ़ रहे हो। इतना खाने से मांस नहीं बढ़ता। झांग फैंग ने साधारण झांग शियातांग को देखा और गुस्से से अपना सिर पीट लिया। हु एर्नियांग को भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो आंखें सिकोड़कर झांग फैंग की अंतरंग हरकतों का आनंद लेती रही। इस समय भेड़िया कान वाली लड़की एमी भी आई। चलो चलें, न्यू दाली ब्लैक रॉक फॉरेस्ट से कुछ अजीब ऑक्स लेकर आए हैं। एरिका को संदेह है कि वे सनसेट पर्वतों से आए हैं। चलो एक नज़र डालते हैं। अच्छा, दोनों जानवर कान वाली लड़कियों ने एक ही समय में आवाज निकाली। हे भगवान, यह क्या है? गश्ती कार के पीछे बैठे ओर्क्स जोर से चिल्लाने लगे। तुम इतने हैरान क्यों हो? क्योंकि उन्होंने कुछ ही दूरी पर ऊंची शहर की दीवार देखी थी। भले ही वे 3 या 4 मीटर ऊंचे हों, लेकिन इतनी बड़ी शहर की दीवार को देखकर अभी भी तुच्छता का एक भयावह एहसास होता है। इतनी ऊंची दीवार के साथ क्या यह एक ओक राज्य का शाही शहर है? कई ओर्क्स अपने दिल में थोड़ा घबराए हुए थे। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। गाड़ी में जब न्यू दाली ने पीछे से चीखें सुनी तो उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव दिखा। शहर की इन ऊंची दीवारों में भी उसका योगदान है। जल्द ही कार शहर के द्वार पर आ गई। उन्होंने पहले ही होंगे शहर को सूचित कर दिया था और शहर के द्वार खुल गए। सामान्य परिस्थितियों में लाल पत्ती वाला ये शहर दिन के समय बंद नहीं रहता है, लेकिन चूंकि यह सर्दी का मौसम है, इसलिए लोगों को ठंड से बचाने के लिए शहर से बाहर जाने पर सख्त प्रतिबंध हैं। जैसे ही शहर का द्वार खुला, शोर तुरंत उसके कानों में पड़ा। गाड़ी में बैठे ओर्क्स चौंक गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया और उनका स्वागत चौड़ी और समतल सड़कों, ऊंची और विशाल इमारतों, सुव्यवस्थित कारों और मोटे सूती कोट पहने मनुष्यों और ओर्क्स द्वारा हुआ। ये कहाँ है तारानकन 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 तारानकन? कुछ लोगों को तो अपने सामने जो कुछ देखा उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वास्तव में ये बातें उनकी समझ से परे हैं। इतने सारे इंसानों और ओर्क्स को एक साथ हंसते बोलते हुए चलते हुए देखना, खासकर वे जानवर जो मजबूत हैं और कुछ तो मोटे भी हो गए हैं, जबकि उन्हें अविश्वसनीय लगा। उन्हें ईर्ष्या भी हुई। वे बड़े होने के लिए क्या खाते थे? गश्ती गाड़ी को शरीर पर जंजीरों से बंधे कुछ ओर्क्स को खींचते हुए देखकर होंगे शहर के सभी मनुष्यों के चेहरे पर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। हालांकि ऐसे भी लोग थे जिन्हें अचानक एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि कई ओर्क्स थे जिन्होंने होंगे शहर की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और इसे यहाँ पाया था। लेकिन ये ओक इतनी सारी जंजीरों के साथ क्या कर रहे हैं? एक एक करके जंजीरें बहुत पतली हैं, और क्या खतरा है? सबकी प्रश्नवाचक निगाहों का सामना करते हुए कार में बैठे ओर्क्स थोड़ा सा पीछे हट गए।
वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है। वे स्पष्ट रूप से मनुष्यों को नीची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यहाँ के मनुष्य उन्हें महान महसूस कराते हैं। ये भावना बिल्कुल उस ओर्क राजकुमार को देखने जैसी। रास्ते में इन ओर्क्स ने अपनी आंखें खोलीं। हालांकि वे कभी भी ऑक किंगडम के शाही शहर में नहीं गए हैं, लेकिन वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह निश्चित रूप से किंग सिटी है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह मानव है या ऑक। आखिरकार उन्होंने मनुष्यों और ऑर्क्स के बीच ऐसा सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व कभी नहीं देखा है। जल्द ही कार नगरपाल के भवन के द्वार पर आ पहुंची। नीयू तेजी से कार से बाहर निकली और फिर कार में बैठे ओर्क्स से बोली, कार से बाहर निकलो। ओर्क्स ने उन लोहे की जंजीरों को देखा जिन्हें उन्होंने कसकर बांधा था, और नीयू दाली की ओर ऐसे देखा जैसे मदद मांग रहे हों। इसे भूल जाओ, जाओ और उन्हें इसे खोलने में मदद करो। सच में, मैंने पहली बार ऐसी सीट बेल्ट देखी है। नीहू ने जोर से कुछ शब्द बुदबुदाए और फिर सैनिकों से उसे खोलने में मदद करने को कहा। कई ओर्क्स ने साफ और सुव्यवस्थित जमीन को देखा, और वे उस पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सके। जल्दी नीचे आओ। नीहू दाली ने उन लोगों को देखा जो कराह रहे थे और चहक रहे थे। उसे सिरदर्द हो रहा था। उसे हमेशा लगता था कि ये ओर्क बहुत बेवकूफ हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? ओह ओह, कई लोग जल्दी से कार से बाहर कूद पड़े और फिर ईर्ष्या से अपने सामने स्थित भव्य महल को देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। चलो, मेरे साथ अंदर आओ। वैसे, बाद में जब तुम अंदर जाओ तो कोई हंगामा मत करना, और जब तुम शहर के राजा से मिलो तो तुम्हें विनम्र रहना चाहिए, है ना? नीयू दाली को डर था कि ये ऑक जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी, अपने शिष्टाचार की कमी के कारण झांग फैंग को नाराज कर देंगे। हालांकि झांग फैंग को शायद इसकी परवाह नहीं होगी। एक अधीनस्थ के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से इस पर ध्यान से विचार करना होगा, इसलिए नहीं कि नेता ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा मत करो। यह उपहार भी उन्हें उनकी पत्नी ने दिया था। हाँ। ओर्क्स ने चावल पर चोंच मारते मुर्गियों की तरह जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन वे अच्छे नहीं हो सके। तो हम चलते हैं। नीयू दाली आगे थी, और ये ओर्क्स सावधानीपूर्वक उसका पीछा करते हुए एक साथ नगर प्रभु के भवन में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर आए, वे इस शानदार सजावट से अंधे हो गए और लगभग चीख पड़े, लेकिन अभी अभी नीयू दाली के स्पष्टीकरण को याद करते हुए उन्होंने जल्दी से अपने मुंह ढक लिए और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नीयू दाली ने चेहरे पर संतुष्टि का भाव लिए पीछे देखा। खैर, ये ठीक है, हालांकि थोड़ा मूर्खतापूर्ण है, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं है। लॉर्ड सिटी लॉर्ड, मैडम सिटी लॉर्ड, झांग फैंग, एमी और झांग शियातान को देखकर नीयू दाली ने जल्दी से सलामी दी। इन ओर्क्स को ये भी नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कौन था। नीयू दाली के शब्दों को सुनने के बाद वे अचानक जमीन पर घुटने टेक दिए और अपने सिर नीचे कर लिए। नमस्ते, लॉर्ड सिटी लॉर्ड और मिसेज सिटी लॉर्ड। झांग फैंग के मुंह का कोना हिल गया। ये चीनी नववर्ष से कुछ दिन पहले की बात थी, इसलिए उसने ये शानदार उपहार बनाया। एमी आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ बैठ गई। उसके बगल में झांग शियातान के लिए वो इन ऑक्स को संतुष्टि के साथ देख रही थी। उसे हमेशा शहर के भगवान की महिला कहलाना पसंद था। नमस्ते, झांग फैंग ने उनका विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया और फिर पूछा, ऊपर देखो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? झांग फैंग की बातें सुनकर कई लोगों ने हिम्मत करके अपना सिर उठाया। जब उन्हें पता चला कि मुख्य सीट पर बैठा व्यक्ति वास्तव में एक इंसान है, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शहर का राजा वास्तव में एक इंसान होगा। हालांकि उन्होंने पहले भी बहुत से मनुष्यों को देखा है, और वे बहुत आश्चर्यचकित नहीं हैं। हालांकि जब उन्होंने झांग फैंग के पास चुपचाप बैठे व्यक्ति को देखा, तो उनकी पुतलियां तुरंत बड़ी हो गईं और वे चौंक गए, साथ ही उनमें भय की भी तीव्र भावना थी। झांग फैंग को इसकी परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि ये लोग उसके मानव शहर के मालिक की पहचान से आश्चर्यचकित थे, और वो इस स्थिति का आदी था। हमारा कोई नाम नहीं है, हम दांगा राज्य से आए हैं। हाँ, कई लोग जल्दी जल्दी बोले,
और फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। डांगा का राज्य, क्या सनसेट पर्वतों में भी कोई राज्य है? झांग फैंग दंग रह गया। क्या यह मून शेडो अल्फ जैसा कोई छोटा सा गांव हो सकता है? नहीं 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 महाराज, हम सनसेट पर्वत के दूसरी ओर स्थित डांगा साम्राज्य से हैं। ये जानते हुए कि झांग फैंग ने गलत समझा था, ऑक्स में से एक ने जल्दी से समझाया। क्या सूर्यास्त पर्वत के दूसरी ओर? झांग फैंग अचंभित रह गया। यहाँ तक कि एमी, झांग शियातांग, नियू दाली और अन्य लोग भी बेहद आश्चर्यचकित थे। वे जानते हैं कि सूर्यास्त पर्वत के दूसरी ओर ओर्क्स का राज्य है, लेकिन सनसेट पर्वत कितने खतरनाक हैं, वे ये भी जानते हैं कि ऐसे ओर्क्स हैं जो सनसेट पर्वत को पार कर सकते हैं। ये कितना शक्तिशाली होगा? कम से कम ये लिटिल रेड ड्रैगन हिल से कमजोर तो नहीं होना चाहिए। हालांकि ये लोग बहुत शक्तिशाली नहीं लगते, कई लोग थोड़े भ्रमित थे। असंभव, सनसेट पर्वत श्रृंखला बहुत खतरनाक है, अपनी ताकत से तुम उसे कैसे पार कर पाओगे? झांग फैंग ने अपना सिर हिलाया, उसे विश्वास नहीं हुआ। सर, हमने आपसे झूठ नहीं बोला, हमने पूरी सनसेट माउंटेन रेंज पार कर ली है। सनसेट माउंटेन रेंज पहले वाकई बहुत खतरनाक थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि हाल ही में क्या हुआ। कई विशालकाय जानवर बेवजह मर गए और खतरा बहुत कम हो गया है। www.mtlnovel.com। हमने एक महिला को ये कहते हुए सुना कि यहाँ बहुत सारा खाना है, इसलिए हमने सूर्यास्त में घुसने का मौका ढूंढ लिया। शुरुआत में हमारे साथ 30 से ज्यादा लोग थे और अब 5 लोग बचे हैं। किसी ने जल्दी से समझाया। विशाल जानवर की अकारण मृत्यु हो गई। ऑक की बातें सुनकर झांग फैंग का चेहरा गंभीर हो गया। सनसेट माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ ऑक्स का साम्राज्य है। इस प्राकृतिक अवरोध के साथ उसे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यह अवरोध चला गया तो रेड लीफ सिटी खतरे में पड़ सकती है। ऑक योद्धाओं की युद्ध शक्ति गामा साम्राज्य और लोयान साम्राज्य के साथ पूरी तरह से अतुलनीय है। एक साधारण ऑक योद्धा की युद्ध शक्ति एक मानव शूरवीर के बराबर है। यदि हजारों या यहाँ तक कि 100,000 ऑर्क्स सेना है, चित्र कल्पना करने के लिए बहुत सुंदर है। सनसेट पर्वतों को क्या हो गया? सनसेट पर्वतों को क्या हुआ? झांग फैंग ने खुद से कहा। एमी और झांग शियातांग भी थोड़े हैरान थे। झांग फैंग का जवाब कोई नहीं दे सकता, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि पहाड़ का दूसरा हिस्सा रहने योग्य है? झांग फैंग ने फिर पूछा। यदि चंद्र छाया अल्फ ने उसे यह न बताया होता कि उसने हमेशा सोचा था कि पहाड़ एक बर्फीली जगह है जहां जीवित प्राणियों के लिए जीवित रहना मुश्किल है, तो उसे वहां जाने का कोई विचार नहीं आता। और इन ओर्क्स ने तो अपनी जान जोखिम में डालकर सीमा पार कर ली। जाहिर है उन्हें कुछ तो पता होगा। हमने एक विंग महिला से सुना जिसने कहा था कि पहाड़ों के दूसरी ओर एक जादुई शहर है, वहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन है, सुंदर कपड़े हैं, बढ़िया शराब की अनंत आपूर्ति है और कुछ बहुत शक्तिशाली मानवता है। ओर्क्स को पहले यह विश्वास नहीं था कि मनुष्य इतने शक्तिशाली थे, लेकिन अब जब उन्होंने झांग फैंग को देखा, खासकर झांग फैंग के बगल में बैठे व्यक्ति को देखने के बाद, उन्हें अंततः समझ में आ गया कि यह इंसान अद्भुत है। विंग जनजाति महिला। झांग फैंग को तुरंत उस पंख वाली महिला, डेजी, का ख्याल आया, जिसके साथ उसका संक्षिप्त परिचय हुआ था। जब उसने गलती से डेजी को बचाया जो मोर सिटी से भाग गई थी, तो झांग फैंग उसे होंगे सिटी में रखना चाहता था। आखिरकार यह एक पंख वाली मानव जाति है जो आकाश में यात्रा कर सकती है। हालांकि डेजी का अपना उद्देश्य है। वो बहुत लंबे समय तक होंगे शहर में नहीं रुकी और जल्द ही झांग फैंग को अलविदा कह दिया और अकेले ही सनसेट पर्वत पर चली गई। झांग फैंग ने दूसरे पक्ष के विचारों का सम्मान किया और उसे नहीं रोका, लेकिन झांग फैंग के दिल में डेजी शायद जीवित नहीं रहेगी। बाद में वह गलती से सूर्यास्त पर्वत श्रृंखला में गहराई तक चला गया और चंद्रमा छाया अल्फ को देखा। दूसरे पक्ष ने कहा कि उसने महिला विंग व्यक्ति को नहीं देखा था,
जिससे झांग फैंग को और अधिक यकीन हो गया कि डेज़ी के साथ दुर्घटना हुई थी। इस कारण से झांग फैंग को थोड़ी देर के लिए दया आ गई। आखिर एक अच्छा वायुसेना का अंकुर क्या था। लेकिन इन ऑक्स के शब्दों में डेज़ी ने वास्तव में जीवित ही सनसेट पर्वत को पार कर लिया था। आपको पता होना चाहिए कि डेज़ी ने झांग फैंग से पहले सनसेट माउंटेन रेंज में प्रवेश किया था। उस समय सनसेट माउंटेन रेंज बिल्कुल खतरनाक थी। हालांकि वो उड़ सकती थी, लेकिन सनसेट माउंटेन रेंज में कई उड़ने वाले जानवर भी थे। मैं वास्तव में उसे नहीं जानता था। ऐसा कारनामा कैसे किया? झांग फैंग थोड़ा भावुक हो गया। डेज़ी जानती थी कि होंगे शहर में लोगों की कमी है, इसलिए वो पर्वत श्रृंखला पर गई। अपने लिए इसका प्रचार करना नहीं भूली और डेज़ी की जान बचाने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। हालांकि वो इन ऑर्क्स के शब्दों के बारे में थोड़ा उत्सुक था, जो एक अजनबी महिला पर भरोसा कर सकते थे। तो फिर क्या आपने सिर्फ एक अफवाह सुनकर अपनी जान जोखिम में डाल दी, जबकि आपको सच्चाई नहीं पता? जब झांग फैंग ने सवाल पूछा तो ऑक्स बहुत झिझक रहे थे। उन्होंने चुपके से झांग फैंग और बाकी लोगों की तरफ देखा, मानो वे जवाब देने से थोड़ा डर रहे हों। लेकिन अंत में किसी ने कहा। युद्ध के कारण कई लोगों के चेहरों पर एकाकी भाव देखकर झांग फैंग ने अपना सिर हिलाया। युद्ध, यह सही है। यदि जीवन जीने में असमर्थता न होती तो कौन अपना गृहनगर छोड़ना चाहेगा? तो क्या आप हमें अपने पक्ष में युद्ध की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? झांग फैंग को अभी भी ओक देश की स्थिति को समझने की जरूरत है। आखिरकार, अगर सनसेट माउंटेन रेंज की बाधा गायब हो जाती है, तो उसके होंगे शहर को ओक का सामना करना पड़ सकता है, जो बहुत खतरनाक है। हमें विशेष जानकारी नहीं है। वैसे भी बहुत सारे लोग मारे गए। हाँ, बहुत से लोग मर गए। ओर्क्स की आंखों में आंसू आ गए। जाहिर है, वे कुछ दुखद काम कर रहे थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। झांग फैंग ने उन कुछ लोगों की ओर देखा जो बात नहीं बता पा रहे थे, इसलिए उन्होंने निर्देश दिया। तो फिर मैं पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए, इस युद्ध में कितने देश शामिल हैं? हमें नहीं मालूम, लेकिन वहाँ कई देश होंगे। हमारे डांगा राज्य को भारी क्षति हुई और सभी राजा युद्ध में मारे गए। राजा युद्ध में मारा गया था, ये वास्तव में गंभीर था। झांग फैंग ने फिर पूछा। तो फिर आपके देश का प्रतिद्वंद्वी कौन है और नुकसान क्या है? प्रतिद्वंद्वी? कई ओर्क्स एक दूसरे को देखने लगे। डांगा राज्य को छोड़कर हर कोई प्रतिद्वंद्वी है। अच्छा लड़का, झांग फैंग ने उसे एक अच्छा आदमी कहा। इस दंगा साम्राज्य की उत्पत्ति क्या है जो इतनी संख्या में है? आपके देश में कितने देश हैं? मुझे नहीं मालूम, वहाँ बहुत सारे हैं। कई देशों ने आपके दंगा साम्राज्य को घेर रखा है। झांग फैंग ने अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें भागना पड़ा, वह भी उसके लिए खिसक जाएगा। नहीं, हालांकि ऑक्स ने झांग फैंग की बातों का खंडन किया। क्या स्थिति है? वे हमें घेर नहीं सकते क्योंकि वे एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम्हारा मतलब है तुम एक हाथापाई कर रहे हैं? हाँ। दूसरे पक्ष का सकारात्मक जवाब सुनकर झांग फैंग की आंखें अचानक चमक उठीं। यदि यह हाथापाई है, तो क्या उसके पास कोई मौका है? झांग फैंग संकटग्रस्त जल में मछली से सबसे अधिक परिचित है। ऐसा नहीं है कि उसे लड़ाई करना पसंद है, बल्कि ये ओर्क्स उसके रेड लीफ सिटी के लिए बहुत खतरनाक हैं। अब सनसेट माउंटेन में समस्या आ गई है। अगर प्रतिद्वंद्वी लड़ाई खत्म करके हमला करना चाहेगा, तो झांग फैंग ऐसा करेगा। होंगे शहर की तो बात ही छोड़िए, पूरा बक किंगडम ही खतरे में पड़ सकता है। यदि संभव हो तो उन्होंने खतरे को उसके मूल में ही सीमित रखने का विकल्प चुना होगा। तो झांग फैंग ने पूछा, तो फिर आपको क्या लगता है कि अंत में कौन सा राज्य जीतेगा? झांग फैंग जानना चाहता था कि वहाँ सबसे मजबूत कौन है। हालांकि ऑक ने कड़वे चेहरे के साथ उत्तर दिया, कोई भी राज्य इस युद्ध में जीत नहीं पाएगा तथा सभी राज्यों को भारी क्षति होगी या यहाँ तक कि वे नष्ट भी हो जाएंगे। ऑक की बातें सुनकर झांग फैंग आश्चर्यचकित हुआ। तो फिर कैसी लड़ाई लड़ रहे हो? जब तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता तो लड़ो ही मत।
क्या तुम अच्छा विकास नहीं कर सकते? क्या तुम अपने लिए मुसीबत नहीं ढूंढ रहे हो? झांग फैंग को लगा कि ऑक्स को बेवकूफ नहीं होना चाहिए। कई लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। इतिहास में जब तक युद्ध है तब तक इसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है और इसे अपनी मर्जी से नहीं छेड़ा जा सकता। ये राष्ट्रीय विकास के हित में नहीं है। हमें लड़ना होगा, ओर्क्स ने कड़वाहट से कहा। कैसे कहें? झांग फैंग अचंभित रह गया, क्योंकि स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य यह निर्धारित करता है कि हर 10 साल में एक राज्य रैंकिंग होगी और निचली रैंकिंग को सीधे नष्ट कर दिया जाएगा, और रैंकिंग का तरीका युद्ध है। रुको, सिरियस साम्राज्य क्या है? झांग फैंग ने जल्दी से पूछा। ये पहली बार था जब उसने साम्राज्य शब्द सुना, जो पहले हमेशा एक राज्य ही होता था। स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य ऑक्स साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली देश है। कोई भी देश स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य के आदेशों का पालन न करने की हिम्मत नहीं करता। जानवर आदमी की आंखों में डर का एक निशान था। ये कितना शक्तिशाली है? विशेष रूप से मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। उस समय हमारे डांगा साम्राज्य जितना बड़ा देश स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य द्वारा भेजे गए घुड़सवार दल द्वारा रातों रात मिटा दिया गया था, क्योंकि स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य के अवज्ञाकारी आदेशों के कारण। घुड़सवार सेना रातों रात देश को नष्ट कर दोगी। झांग फैंग और अन्य लोग अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। ये बहुत मजबूत है। क्या ये संभव है कि ये घुड़सवार सेना ज़ोंगबा या एमी के स्तर की हो? होंगे शहर के ऑर्क्स में अधिकांश साधारण ऑर्क्स हैं, अर्थात जिनकी युद्ध शक्ति साधारण शूरवीरों के बराबर है, और फिर असाधारण प्रतिभा वाले कुछ ऑर्क्स भी हैं, जैसे कि नियू डाली, शेर ऑक फेलिक्स और भालू ऑक जोंगबा। उनमें से शियोंगबा सबसे मजबूत है। शियोंगबा या एमी में से कौन अधिक मजबूत है? हालांकि वे कभी नहीं लड़े हैं, झांग फैंग को लगता है कि एमी अधिक मजबूत हो सकती है, क्योंकि शियोंगबा ने 1 मिनट के लिए झांग शियातान का समर्थन किया और एमी ने 3 मिनट के लिए झांग शियातान का समर्थन किया। झांग शियातांग होंगे शहर में ओर्क्स की युद्ध शक्ति की छत है। जहां तक हिल छोटे लाल ड्रैगन की बात है, तो उसे स्वाभाविक रूप से झांग फैंग ने बाहर रखा था। आखिरकार वे विशाल ड्रैगन परिवार से संबंधित हैं। चाहे वो प्रतिभा हो या ताकत, वे ओर्क्स के बराबर नहीं हैं। तो फिर आपका डांगा शहर कितना बड़ा है? झांग फैंग को लगा कि एक और संभावना ये भी थी कि जो देश नष्ट हो गया वह बहुत छोटा था। आखिर इन ओर्क्स का मतलब सुनकर तो यही लगता है कि पहाड़ के दूसरी तरफ भी कई देश हैं, जो शायद कुछ बहुत छोटे देश होंगे। आखिर उसकी तरफ तो 4 ही देश हैं। कितने बड़े हैं? इस प्रश्न ने ऑक्स को हैरान कर दिया, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि यह कितना बड़ा था। तो फिर मैं इसे दूसरे तरीके से पूछूं, डांगा शहर में आपके पास कितने ओर्क्स हैं? संभवतः 50 लाख से अधिक, ओर्क अनिश्चितता से बोला। आधे मिलियन से भी अधिक। झांग फैंग हैरान रह गया। यह कोई छोटा देश नहीं है। ऑक्स यानी एक ऐसी जाति जिसमें सभी लोग सैनिक हैं। 500,000 ऑक्स यानी 500,000 ऑक्स सैनिक, 5 लाख मानव शूरवीरों के बराबर। अच्छा होगा, बक किंगडम में अब इतने शूरवीर नहीं बचे हैं, जिसने पूरे महाद्वीप को एकीकृत कर रखा है। केवल एक डांगा साम्राज्य इतना शक्तिशाली है। सिरियस साम्राज्य कितना भयानक है जो एक ही घुड़सवार दल के साथ डांगा साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। मैंने आंखों की पुष्टि की है, यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे नाराज नहीं किया जा सकता है। रोकने के लिए क्षमा चाहते हैं। झांग फैंग के मन में संकट के समय मछली पकड़ने के विचार तुरंत गायब हो गए। उन्हें यकीन था कि अगर उन्होंने सेना भेजी तो वे लहरों को मोड़ भी नहीं पाएंगे और युद्ध के बाद की स्थिति से वे सदमे में डूब जाएंगे। इस सीरियस साम्राज्य का क्या मतलब है? इन ऑक को हर 10 साल में लड़ने दें और रैंकिंग में सबसे नीचे वाले को खत्म कर दिया जाएगा। इस ऑक के शब्दों के अनुसार यह अंतिम रैंकिंग समाप्त होने का इंतजार नहीं कर सकता है और कई देश हार जाएंगे। आखिरकार अगर इस तरह की हाथापाई होती है तो ये भाग्य की परीक्षा है।
इस संबंध में इन ऑर्क्स को पता नहीं है, वो केवल इतना जानता है कि कोई भी स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य के आदेशों की अनदेखी करने की हिम्मत नहीं करता है। हर 10 साल में एक बार होने वाला ये युद्ध सैकड़ों सालों से लड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से एक षड्यंत्र है, सिरियस साम्राज्य का षड्यंत्र। झांग फैंग ने गहरी सांस ली, उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। यदि विपरीत दिशा में एक दंगा राज्य हो या कई दंगा राज्य हों, तो उसे इतना तनाव नहीं होगा। लेकिन ये सिरियस साम्राज्य वास्तव में भयानक है, यहाँ तक कि झांग फैंग भी कल्पना नहीं कर सकता कि यह साम्राज्य कितना मजबूत है। यदि दूसरे पक्ष को उनके स्टारडस्ट महाद्वीप में रुचि है, तो वे खतरे में हैं। झांग फैंग ने थोड़ी देर पहले डेज़ी को धन्यवाद दिया, लेकिन अब जब वह दूसरी तरफ की स्थिति को समझता है, तो वह चाहता है कि डेज़ी चुप हो जाए, लेकिन होंगे शहर की स्थिति को उजागर न करे। हालांकि झांग फैंग ये भी जानता है कि दूसरों के लिए पूछना अपने लिए मांगने से बेहतर है। डेज़ी पर निर्भर रहने के बजाय खुद को पहले से तैयार करना बेहतर है। स्थिति के बारे में फिर से जानने के बाद झांग फैंग ने उन्हें नीचे जाने के लिए हाथ हिलाया। अचानक, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो, उसने उत्सुकता से पूछा, वैसे जब आप स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, तो क्या ये संभव है कि पूरा देश एक भेड़िया औक है? इतने लंबे समय में झांग फैंग ने कई औक देखे हैं, लेकिन कुछ औक तो हैं, लेकिन बहुत कम, या सिर्फ एक, जैसे कि झांग शियातान के लोमड़ी औक, जैसे कि एमी के भेड़िया औक। उनके अलावा झांग फैंग ने कभी किसी और को नहीं देखा। औक ने ध्यान से एमी की ओर देखा, जो भी उत्सुक थी, और सावधानी से कहा, नहीं, स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य में सभी प्रकार के औक हैं, लेकिन स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य पर शासन करने वाला शाही परिवार भेड़िया औक है, और वे साधारण भेड़िया औक से अलग हैं, जो खुद को स्वर्गीय भेड़िया जाति कहते हैं। सीरियस, क्या अंतर है? झांग फैंग और अन्य लोग थोड़े उत्सुक थे। साधारण भेड़िया ओर्क्स की आंखें पीले भूरे रंग की होती हैं, जबकि उनकी आंखें नीली होती हैं। किंवदंती है कि वे किसी भी जानवर के दिमाग को देख सकते हैं और जानवरों को नियंत्रित कर सकते हैं। सिरियस साम्राज्य की भेड़िया घुड़सवार सेना दुनिया में अजेय है और उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जैसे ही औक के शब्द निकले, झांग फैंग और झांग शियातांग दोनों ने अपना ध्यान एमी की ओर मोड़ दिया। नीली आंखें, जानवरों पर नियंत्रण, भेड़िया घुड़सवार सेना। क्या एमी इसी बारे में बात नहीं कर रही है? मैं एमी ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, उसका चेहरा थोड़ा उलझन भरा था। यानी वो एक भेड़िया कबीला है? झांग फैंग ने एमी की ओर इशारा करते हुए पूछा। मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। अप्रत्याशित रूप से, जैसे ही झांग फैंग के शब्द निकले, ये ऑक्स इतने भयभीत हो गए कि वे जल्दी से जमीन पर बैठ गए, अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनकी पीठ पीछे सीरियस के बारे में बात करना बहुत बड़ा पाप है। लोगों के सामने तो ये बात और भी अधिक स्पष्ट है। ये देखकर कि हर कोई इतना भयभीत था, झांग फैंग को पता था कि एमी की पहचान अविभाज्य थी। ठीक है, डाली, उन्हें भरपेट खाना खिलाओ और फिर रहने के लिए जगह ढूंढो। हाँ, ये सुनकर कि उन्होंने भरपेट खाना खा लिया है, कई ऑर्क्स ने अवचेतन रूप से अपनी लार निगल ली। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, लेकिन जब उन्होंने झांग फैंग को अपने बगल में स्काई वुल्फ कबीले की महिला ऑर्क के बालों को छूते हुए बात करते देखा, और जब उसने कोई आपत्ति नहीं की, तो ऑर्क्स की आंखों में आश्चर्य की ऐसी भावना भर गई जिसे छिपाया नहीं जा सका। ये इंसान की कैसी पहचान है? हत्यारे और क्रूर सीरियस कबीले का उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। यहाँ के मनुष्य सचमुच डरावने हैं। सबके नीचे चले जाने के बाद भी झांग फैंग ने कुछ नहीं कहा था, और एमी ने अचानक असमंजस में कहा, झांग फैंग, क्या मैं एक दिव्य भेड़िया औक हूँ? यदि ये औक जो कहते हैं वह सच है, तो आपको सीरियस औक होना चाहिए। झांग फैंग को व्यथित महसूस हुआ जब उसने एमी को इस तरह देखा। उसने एमी के चिकने चेहरे को दबाया और कहा, एमी, क्या तुम सीरियस कबीले को जानती हो? मैं नहीं समझता। तो क्या तुम्हें याद है कि तुम सनसेट पर्वतों में कैसे प्रकट हुए थे?
याद मत करना। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा नाम एमी है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। खैर, जब मैंने 3 प्रश्न पूछे तो झांग फैंग ने कोई और प्रश्न नहीं पूछा। झांग फैंग, क्या तुम अब मुझे नहीं चाहोगे? एमी ने अपने होंठ काटे और झांग फैंग को दयनीय दृष्टि से देखा। उसने पहले कभी झांग फैंग को एमी की तरह नहीं देखा था। वह इस मुद्रा को कैसे सहन कर सकता था? उसने सीधे एमी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और धीरे से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में तुम्हारी स्थिति क्या थी, लेकिन अब हम सब एक परिवार हैं। हमेशा। ठीक है। झांग फैंग का सकारात्मक जवाब सुनकर एमी संतुष्टि के साथ झांग फैंग की छाती पर झुक गई। एक बात तो कहनी है, झांग फैंग बहुत दबाव में है। उसने अनुमान लगाया कि एमी संभवतः सिरियस साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगी, शायद एक राजकुमारी या कुछ और। फिर उनके कई वर्षों के टीवी अनुभव के अनुसार www.mittelenover.com, अगला कथानक ये है कि दूसरे पक्ष का परिवार उसे एक गरीब लड़के के रूप में पसंद नहीं करता है, और फिर वह झांग फैंग को छोड़ने के लिए मजबूर करने और लुभाने के लिए आया। यदि ऐसा है, तो भयानक स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य का सामना करते हुए झांग फैंग को थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मैं शांत नहीं बैठ सकता। यह न केवल होंगे शहर का जीवन और मृत्यु है, बल्कि झांग फैंग और एमी की आजीवन खुशी भी है। यह मामला अतुलनीय है, इसे केवल चतुराई से ही मात दी जा सकती है। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते, तो उन्हें खरीद लें। वह बर्बाद हो चुके होंगे शहर से ऊपर उठने में सक्षम था, और बाहरी ताकत पर भरोसा करके, नहीं, ताकत पर भरोसा करके, पूरे स्टार महाद्वीप में ऑक्स, कल्पित बौने और यहाँ तक कि विशालकाय ड्रैगन को इकट्ठा करने में सक्षम था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इन तथाकथित स्वर्गीय भेड़िया कबीले में वास्तव में कोई कमजोरी नहीं थी।